हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ स्टडी यूटी एजुकेशन डेडिकेट टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो एज फॉर एज कंसर्न, जैसा कि मैंने आप सब लोग से कहा था कि जल्दी हम लोग न्यूमेरिकल सीरीज स्टार्ट करेंगे फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और यह आपका हो जाएगा सभी वो स्टूडेंट के लिए जो कि आपका गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो आपका जेई लेवल का हो, स्टेट लेवल का कोई जेई हो, या फिर सेंट्रल लेवल का जेई हो, जैसे एसएससी जेई हो गया, आरआरबी जेई होगा, ये तो सेंट्रल लेवल का जेई है। स्टेट लेवल का भी कोई भी अगर स्टेट से हो वहाँ भी आप जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके लिए वैलिड होगा। इसके अलावा गेट, पीएसयू, इन लोग के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, बिकॉज पूरी तरह से इन लोग का रहता है न्यूमेरिकल पार्ट, राइट। और ये इसरो, डीआरडीओ, ये सभी के लिए भी वैलिड होगा। एंड एज फॉर एज मैं अगर बताऊं आप लोग को कि पहले देखो न्यूमेरिकल पार्ट में ऑलवेज जो पेड कोर्स वगैरह भी लाता था, तो वो आपको गेट और पीएसयू स्टूडेंट के लिए रहता बनाते थे हम। बट बात ये हो रहा कि अभी एसएससी जेई में जो है आप लोग का थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट बढ़ा दिया गया है। मैं एनालिसिस थोड़ा कर रहा था और इससे पता चला, और मेरे अदर स्टेट्स हर जगह से बात होते रहता है स्टूडेंट से जो कि भी पेड कोर्स वगैरह मेरे से पढ़े हैं 2-3 साल से। तो देख रहे धीरे धीरे पहले 8 या 9 नंबर पूछा जाता था, 8 से 9 न्यूमेरिकल पूछा जाता था आउट ऑफ 100 क्वेश्चन में। बट अभी जो 16 नंबर तक बढ़ा दिया गया, मतलब एक 100 आपका क्वेश्चन में आपका 16 न्यूमेरिकल पार्ट रहता है, तो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आपके 16 नंबर जो है आपका क्वालिफाई भी करा सकता है और जॉब भी दिला सकता है, राइट। तो इसीलिए बहुत टाइम से मेरा ड्रीम सपना था, एक था कि भाई आप लोग के लिए जो है यूट्यूब में फ्री में आप लोग के लिए पूरी तरह से आप लोग के लिए एक न्यूमेरिकल सीरीज लाया जाए हर सब्जेक्ट का, थर्मो, सोम, टर्म, फ्लूइड, हाइड्रोलिक मटेरियल, प्रोडक्शन, जहाँ से भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है वो सेक्शन से लाएंगे, और सब्जेक्ट वाइज लाएंगे और टॉपिक वाइज, जैसे फर्स्ट लॉ से, सेकंड लॉ से, एंट्रोपी से, और वही अब स्टार्ट होने जा रहा है। और आई होप सो कि आप लोग को अच्छा लगेगा। यूट्यूब में तो बहुत ही कम बनाया होगा, ज़्यादा 1-2 बनाएगा, वो भी बस रेंडमली सिलेक्ट किया है, 200 या फिर 50, कोई 10 सिलेक्ट किया है थर्मोडायनेमिक्स का न्यूमेरिकल या किसी और का न्यूमेरिकल, बट कोई अप्रोच नहीं किया गया है। बट ये फ्री मिल रहा है, आई होप सो कि इसको आप लोग पसंद कीजिएगा और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। एंड दूसरा चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखो बाबू, 2 तरीके से हो जाता है आपका न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। पहला न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में जितना देखा यूट्यूब में, वो यूट्यूब में देखने से ये पता चला कि वहाँ पे क्या करा कि क्वेश्चन को लिया और क्वेश्चन को डायरेक्ट उन लोग फॉर्मूला पुट करके सॉल्यूशन करा दिया। अब वही लड़का ये चीज़ समझ पाया, अगर 100 लड़का उसको देख रहा है तो इसमें से 90 लड़का को समझ में नहीं आएगा, 10 लड़का को आएगा। रीज़न क्या है बता रहे हैं, वही लड़का समझ में आएगा जिसको थ्योरी कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है, जिसको सारा फॉर्मूला पता है। नहीं तो बहुत किसी को तो ये भी नहीं पता कि यूनिट जो होता है कि भाई अगर जूल में दिया है तो इसको किलो जूल में कैसे कन्वर्ट कर गए, ठीक है, किलो जूल में कैसे कन्वर्ट करें, होता है ना। मीटर को कैसे मीटर mm में करते हैं, सेंटीमीटर को कैसे mm में करते हैं, और बहुत सारा फॉर्मूला भी है। मैं क्या करूँगा कि सभी बच्चा, अगर 100 बच्चा देख रहा है तो 100 बच्चा को लेके चलूंगा। 10 जो समझ रहा है, जो तेज है, वो बच्चा समझे ही समझे, जो बहुत टाइम से पढ़ रहा है। बहुत सारे ऐसे भी मेरे पास स्टूडेंट है जो जॉब कर रहा है, वो जॉब करते हुए पढ़ रहा है, कोई पार्ट टाइम प्राइवेट जॉब कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, और जेईई वगैरह तैयारी कर रहा है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो कि कॉलेज में है, बहुत सारे पास आउट में। मेरे सामने हर तरह के स्टूडेंट है और बहुत ही सीरियस हैं, तो मैं थोड़ा सा समझा के लूँगा ताकि ये 90 स्टूडेंट को भी अच्छी तरह से समझ में आए। मैं समझ के चलूँगा कि आपको जो है बेसिक भी नहीं पता है, तो उस बेसिस पे मैं आराम से बताऊँगा। लेकिन मैं बताने के पीछे रीजन ये है कि अभी का बच्चा लोग को जो है थोड़ा सा शॉर्टकट पाने का एक तरह से ना चल गया है, आदत हो गया है कि वे फटाफट जो है मेरा 10 मिनट में जो है 50 क्वेश्चन बना लें तो मज़ा आ जाएगा। ये चीज़ आदत हो गया बड़े लड़कों को, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि 10 मिनट में 50, उसमें से एक भी सब क्वेश्चन समझ में आया नहीं, कि फटाफट भाई समझे कुछ नहीं। ट्राई करो अभी के टाइम में कि भले क्यों ना 30 मिनट लग जाए, और 30 मिनट में आप 10 ही क्वेश्चन समझे, लेकिन एटलीस्ट आपको समझ में तो आया। जब आप एग्जाम में जाके बैठोगे तो ये आपका काम करेगा। आप आधा घंटा में अगर 10 ही क्वेश्चन बनाए तो एटलीस्ट समझे, क्वेश्चन घुमाएगा भी तो आपको पता कि कैसे बना, कैसे आपका यूनिट चेंज हुआ, कैसे फॉर्मूला बनाया। अगर आप 10 क्वेश्चन में 85 क्वेश्चन बना लो बट आपको नहीं पता कि कैसे बनाए, तो उस चीज़ को आप वहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाओगे। जब तक रटे हो तब तक याद रहेगा, और कितना रटोगे, बहुत सारा पढ़ना। जॉब निकालना तो रटने से तो जॉब नहीं निकलता है, या आप लोग को जो एग्जाम दिए होंगे उसको पता है कि ये कोई सेमेस्टर का एग्जाम है नहीं। तो आप लोग इसको पूरा देखिएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जो हम बनाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, उसमें मेहनत ज़्यादा लगता है, टाइम भी थोड़ा लगता है। एक क्वेश्चन को, जैसे मैंने कहा कि एक क्वेश्चन को बनाने में 1 मिनट से भी कम, हम 30 सेकंड में ही कंप्लीट कर देंगे, लेकिन अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें थोड़ा टाइम टेकन लगेगा। तो आई होप सो कि ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले जो चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बिकॉज ये फुल्ली डेडिकेटेड है मैकेनिकल को लेकर। ये मैकेनिकल का फुल्ली डेडिकेटेड चैनल है, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, हमेशा आपसे को फायदेमंद होगा। अगर आप 1 साल मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो 100% कोई भी जेईई लेवल का एग्जाम हो, चाहे इसरो, डीआरडीओ रहे, सेंट्रल लेवल का एसएससी या आरआरबी रहे, या फिर स्टेट लेवल का कोई एग्जाम रहे, वो निकाल लोगे। ये कॉन्फिडेंस इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज मेरे से 4-5 साल से लड़का जुड़ा हुआ है। ड्यू टू
कॉपीराइट के चलते मेरा एक चैनल उड़ चुका है, क्योंकि मेरा अनअकैडमी के साथ बहुत सारा अनबन हो गया था। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट जो मेरे पहले से मेंबर उन लोग को पता होगा कि एक चैनल बहुत ही बड़ा था स्टडी यूटी एजुकेशन से, वो 2 साल से 3 साल से मेहनत कर रहे थे, लेकिन वो कॉपीराइट लग गया। बिकॉज अनअकैडमी में पहले पढ़ाते थे, वहाँ से छोड़े, और उसका आदत ही है कि जो उसके यहाँ से जाता है उसको या तो मार्केट खत्म कर देता है, और या फिर बोलता है हमारे साथ काम करो पैसा देके। बट हर कोई पैसा से तो बिकता नहीं है, तो मैंने कहा मुझे पैसे की कोई जरूरत नहीं है, मैं इंडिविजुअली पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पे एक कोर्स का कीमत जो है 40 से 50 रहता था, और मैं कम पैसा में सारे को प्रोवाइड करना चाहता हूँ, ताकि सभी लड़का जो हो पढ़ पाए जिसके पास पैसा का भी प्रॉब्लम है। मैं हर वो मतलब अच्छे स्टूडेंट तक जो कि मेहनती हैं लेकिन पैसे के चलते नहीं कर पाते हैं जॉब, उन लोग के लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करना चाहता हूं कि वो भी जॉब ले और अपने करियर को सुधारे, अपने फैमिली को सुधारे, अपने गांव को सुधारे। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा फील आता है, इसी के लिए मैं कर रहा हूं और फिर से स्टार्टिंग किया हूं। तो आप लोग का ही सपोर्ट है, जब तक आप हैं तब तक हम हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप मैकेनिकल से हैं तो, राइट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले थर्मोडाय, और उससे अलावा हम लोग पेड कोर्स भी चलता है, 2 पेड कोर्स हम लोग का चलता है। एक चलता है आपका फाउंडेशन कोर्स है, या आपका प्लस कोर्स है। दोनों बहुत ही मिनिमम, इंडिया में सबसे मिनिमम कोर्स हम लोग प्रोवाइड करता है। कंटेंट आपका ए ग्रेड रहेगा, वहां से आप भले हम लोग का व्हाट्सअप नंबर रहेगा नीचे में दिया रहेगा, वहां पे आप जुड़ सकते हो। वहां पे कितना लड़का पेड कोर्स खरीद चुका है और वो अच्छा खासा जॉब भी ले चुका है और क्वालिफाई कर चुका है, राइट। तो आप लोग उसका टेंशन नहीं ले, और इतना मिनिमम कोर्स है कि आप लोग 100% आप अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है। आपका 2000 से भी कम रहता है या फिर 2000 के आसपास रहता है, और आपका कोर्स में मिलेगा लगभग आपका, जैसे फाउंडेशन कोर्स में मिलेगा 5000 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन कराते हैं, और 300 तक वीडियो आपको मिल जाता है। और प्लस कोर्स में भी ऑलमोस्ट आपका 250 प्लस वीडियो मिलता है, और इसमें आपको 3000 क्वेश्चन सॉल्यूशन किया जाता है मैकेनिकल का, और सब्जेक्ट वाइज करते हैं, और पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हैं। दोनों में पूरा कंप्लीट सिलेबस को किया गया, चैप्टर वाइज कंप्लीट किया गया है, तो आपका कोई भी जेईई लेवल का एग्जाम को रुके ना, राइट। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड आज हम लोग देखने वाला है, जैसे मैंने कहा था, थर्मोडायनेमिक्स आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। और जिसके पास टाइम नहीं हो डायरेक्ट आपको जाके वीडियो को स्टार्ट करते हैं, 5 मिनट आप पार कर लीजिए। लेकिन शुरू में बताऊंगा कौन कौन सा चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स से न्यूमेरिकल आता है, थोड़ा सिलेबस का बात करेंगे। आरआरबी जेईई, एसएससी जेईई में, यानी कि एसएससी जेईई लेवल का कैसा रहता है जहां से न्यूमेरिकल आता है, गेट ईएससी में कहां से न्यूमेरिकल आता है, तो चैप्टर वाइज थोड़ा डिस्कस करेंगे। आपके पास टाइम है तो आप देख सकते हो, नहीं तो आप पार कर से देख सकते हो, अगर आप थोड़े से बिजी हो फिर आगे चलकर आपका एग्जाम है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि नेम ऑफ द चैप्टर। भाई थर्मोडायनेमिक्स में कौन कौन सा चैप्टर है जो कि पढ़ना हम लोग का जहां से न्यूमेरिकल आता है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक कॉन्सेप्ट। आप बोलोगे सर बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या क्या पढ़ना पड़ता है, मैं सब बताऊंगा। जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, ठीक है, ये सारा चीजें, बट एक बार पहले देख लो। तो सबसे पहले आ जाता है बेसिक कॉन्सेप्ट, ये हम बता रहे सिलेबस आपका गेट का और ईएससी का। इसके बाद मैं एसएससी जेईई का बताऊंगा। फिर आ जाता है सेकंड चैप्टर आपका वर्क एंड हीट। वर्क एंड हीट जो होता है, जो बेसिकली एनर्जी इंटरेक्शन है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ से भी न्यूमेरिकल पूछता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल पूछा जाता है, चाहे एसएससी हो या कहीं भी हो। फिर पढ़ेंगे हम लोग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जहाँ से आपका कुछ फर्स्ट लॉ में कुछ आपका कमी रह गया था, ठीक है, वो कुछ जो है कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो नहीं कर पाया था, उसी के लिए सेकंड लॉ बनाया गया, और सेकंड लॉ से ही बना है आपका एंट्रोपी, ठीक है। तो इसके बारे में देखेंगे, फिर अवेलेबिलिटी के बारे में देखेंगे, और फिर देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस के बारे में। तो ये आपका टॉपिक रहेगा, ये टोटल रहेगा। इसको हम लोग 1 बाय 1 करके सारा, जैसे आज मैं क्लियर करूंगा बेसिक कॉन्सेप्ट का, ऑल न्यूमेरिकल पार्ट को मैं क्लियर कर दूंगा। इसके बाद सेकंड जो आपका आएगा क्लास, वो आएगा वर्क एंड हीट का, उसका न्यूमेरिकल क्लियर कराऊंगा। अब थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं कि एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई, मतलब ऑल जो जेईई लेवल का एग्जाम रहता है उसका क्या सिलेबस रहता है। तो देखो यहाँ पे बात करें एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई, फिर ऑल लेवल जेईई, जो आपका स्टेट लेवल का जेईई वगैरह होता है, सेंट्रल या स्टेट दोनों का। सबसे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ भी पूछता है। बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपका बेसिक चीज रहता है, थर्मोडायनेमिक्स होता है क्या, उसको इंपॉर्टेंस क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक व्यू क्या हो जाता है, मैक्रोस्कोपिक व्यू क्या हो जाता है, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, बाउंड्री क्या होता है, यूनिवर्स क्या हो जाता है, प्रॉपर्टी जो होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये सारा चीज़ के, प्रेशर जो हो जाता है, डेंसिटी होता है, वेट होता है, ये सबसे आपका यहाँ से क्वेश्चन आता है। फिर आ जाता है आपका वही जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आपका कुछ आता है न्यूमेरिकल वगैरह, और आपका सिलेबस भी है, थ्योरी भी यहीं से आता है। पूरा मैं सिलेबस आपको बता रहा हूँ थर्मोडायनेमिक्स का। फिर एनर्जी इंटरेक्शन, जैसे हीट एंड वर्क, एनर्जी इंटरेक्शन यहाँ से भी आ जाता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस। तो आप ध्यान से देखिएगा तो गेट और ईएससी सिलेबस, और इसमें कोई अंतर नहीं है। सिर्फ अंतर क्या है, यहाँ पे 2 ही चीज, 3 अंतर है। एक तो आ गया अवेलेबिलिटी, इनरिवर्सिबिलिटी, थर्मोडायनेमिक्स रिलेशन और मिसलिनियस। देखो यहाँ पे अगर बात करें, देखो इसको हम ब्लू से दिखाएं, उसके पीछे लॉजिक ये है कि ये जो 3 टॉपिक है, 8वां, 9वां और 10वां चैप्टर,
यहाँ से आपका ये सिलेबस नहीं है एसएससी जे आरआरबी जे में, बट यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं सारा चीज़ को स्टडी करता हूँ, प्रीवियस का पेपर देखता हूँ, बिकॉज मैं पेड कोर्स वगैरह बनाता हूँ, तो इससे मुझे आइडिया इतना लग चुका है और बहुत टाइम से मैं पढ़ा रहा हूँ, 5-6 साल से, और तो ये पता है कि यहाँ से क्वेश्चन आता, तो यहाँ से भी पढ़ना आपको इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ आपका गेट ईएससी के लिए नहीं, आरआरबी जे, एसएससी जे और स्टेट लेवल का जे में भी आपका अवेलेबिलिटी से क्वेश्चन पूछता है, थर्मोडायनेमिक्स रिलेशन से पूछता है, मिसलेनियस या फिर पीएसयू वगैरह से भी क्वेश्चन पूछता है। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे, दोनों सिलेबस जो हम लोग चैप्टर वाइज यहाँ से न्यूमेरिकल लाने वाले हैं। और थ्योरी के लिए आप पेड कोर्स हमारा ले सकते हैं और लेसन भी आपको मिलेगा फ्री यूट्यूब में, आप जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं आज पहला चैप्टर जो पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट, उससे सर कौन कौन सा हम लोग को टॉपिक, क्योंकि देखो मान लो अभी मैं बढ़ाऊंगा बेसिक कॉन्सेप्ट से जितना न्यूमेरिकल, तो आपको ये तो आइडिया होना चाहिए ना कि बेसिक कॉन्सेप्ट से सर कौन कौन सा थ्योरी पढ़ेंगे, जो चीज़ पढ़ेंगे तभी ना हम उसका न्यूमेरिकल बना पाएंगे, तो वो मैं सारा बता देता हूँ। जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले आपको पढ़ना व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स होता क्या, थर्मो हीट, डायनेमिक्स मोशन में, थर्मो जब मोशन करता है तो उसको थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं, उसका इंपॉर्टेंस कौन कौन सा फील्ड में है उसका हम लोग देखेंगे। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लाइक फर्स्ट लॉ, 0th लॉ हो गया, फर्स्ट लॉ हो गया, सेकंड लॉ हो गया, थर्ड लॉ हो गया। देखो यहाँ पे हम थर्ड लॉ का बात नहीं किए से नहीं है, यहाँ थर्ड लॉ का बात किया, वाई बिकॉज थर्ड लॉ से क्वेश्चन नहीं आता, बट मैं थोड़ा बहुत बता दूंगा, ठीक है। एंड फिर पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स अप्रोच जो हो जाता है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट में। अप्रोच यानी कि एक होता है माइक्रोस्कोपिक और एक होता है मैक्रोस्कोपिक व्यू होता है, वो हम लोग उससे आपका क्वेश्चन रहेगा। फिर आएगा सिस्टम सराउंडिंग, पहले सिस्टम का बाउंड्री आएगा, फिर बाउंड्री को सेपरेट करता है आपका सराउंडिंग, सिस्टम और बाउंड्री को, ठीक है। बेसिकली ये आपका जैसे मैंने बताया, इससे सारा चीज़ तो मैं बताऊंगा, सिस्टम रहता है, ये आपका बाउंड्री रहता है और बाहर में सराउंडिंग रहता है, ठीक है। और आपका यूनिवर्स क्या है, जैसे सब सिस्टम और बाउंड्री, सिस्टम और सराउंडिंग को मिला देते हैं, इसको यूनिवर्स बोलते हैं। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। आपका एक सेकंड यहाँ पे बैठ जाते, कुछ मिट गया क्या, 1 मिनट, नहीं यहाँ पे कुछ ऐसा मिटा नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। और आपको सिस्टम में पता है कि सिस्टम में आपका कौन कौन आ जाता है, ओपन आ जाता है, क्लोज आता है, आइसोलेटेड आ जाता है। ओपन में कंट्रोल वॉल्यूम बोलते हैं, क्लोज को कंट्रोल मास बोलते हैं। फिर पढ़ेंगे प्रॉपर्टी के बारे में, यानी कि एक्सटेंसिव इंटेंसिव पढ़ेंगे नहीं, ये तो हम लोग थ्योरी में पढ़ेंगे, या न्यूमेरिकल, ये सारे टॉपिक से रहेगा। फिर वेट, स्पेसिफिक वॉल्यूम, डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, प्रेशर आप ले लो, एनर्जी ले लो, एनर्जी में आ जाता है आपका एक्सटर्नल एनर्जी जो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी रहता है। फिर इंटरनल एनर्जी आ जाती है जिसमें आपका मॉलिक्यूलर एनर्जी रहता है, केमिकल एनर्जी रहता है, न्यूक्लियर एनर्जी रहता है। इसको में आपका मॉलिक्यूलर में पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी आता है। फिर हम लोग और क्या पढ़ेंगे, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में। जैसे आपको पता है 3 तरह का होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम। फिर प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, लाइक आपका प्रोसेस होता है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस जो बोला जाता है ऑलमोस्ट रेस्ट प्रोसेस, यानी कि स्लो प्रोसेस जो जाता है, ठीक है। फिर आपको पढ़ेंगे रिवर्सिबल और इनरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में, क्वासी स्टैटिक को रिवर्सिबल ही बोला जाता है। फिर पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक साइकिल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर जो आपका थर्मो जो आई मीन मेजरमेंट करते हैं हीट को, टेम्परेचर को, उसका जो कुछ कुछ आपका डिवाइस है, लाइक थर्मोमीटर हो जाता है, जिसमें आ जाता है गैस थर्मोमीटर, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, थर्मोकपल, पायरोमीटर, ढेर सारा चीज़ें। एंड आपका गैस इक्वेशन हो जाता है PV=MRT। स्पेसिफिक हीट है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और प्रेशर में पढ़ेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गेज प्रेशर। इससे जो रिलेशन बनता है यहाँ से भी आपका न्यूमेरिकल आता है, गैस इक्वेशन से भी अच्छा खासा न्यूमेरिकल बनता है। तो ये सारे टॉपिक जो है, जो मैं यहाँ पे, आप इसको चाहे तो नोट डाउन, पहले तो आप सिलेबस नोट डाउन कर लो, क्योंकि आप ऑब्वियसली बात हो कि जो लड़का बीटेक वगैरह किया है या फिर डिप्लोमा भी किया है, वो एसएससी जे वगैरह का तैयारी तो कर ही रहा होगा, कोई गेट का भी कर रहा होगा। तो आप सिलेबस यहाँ पे नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये कहीं और नहीं मिलेगा, ये बहुत स्टडी करके ये लाया जा रहा है, राइट। ये चीज़ आप समझ लो, ये बेसिकली आप समझ लो कि एक पेड कोर्स को आपको फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है, बहुत ही मेहनत से, बहुत ही रिसर्च करके ये सारा चीज़ को लाया गया है, ठीक है। और बेसिक कॉन्सेप्ट में सारा चीज़ लिख लो कि कौन कौन सा टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। ओके तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल से। आई होप सो कि ये टाइम आपको लिए, जो मैं टाइम लिया, ये आप लोग का वैल्यूएबल होगा, टाइम को वेस्ट नहीं किया होगा, वेस्ट नहीं हुआ होगा आपका। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आ जाता है न्यूमेरिकल। तो लेट्स बिगिन दी क्लास। फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्यूशन यहाँ हम लोग करते हैं, ठीक है। और देखिए आप लोग के लिए मैं लिखा हूँ सारा क्वेश्चन को, यहाँ पे देखिए जितना क्वेश्चन मैं आप बताऊंगा सारा क्वेश्चन को खुद से मैं पेन से लिखा हूँ, ठीक है, और मैं लाया हूँ, राइट। तो देखिए आप लोग के लिए मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ। तो आई होप सो कि आप लोग भी अच्छे से मेहनत कीजिएगा और आप लोग जॉब निकालिएगा। जब आप जॉब निकालेगा तब मुझे ज़्यादा खुशी होगी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रॉक सबमर्ज इन सी वाटर एट डेप्थ 40 मीटर। चलो ठीक है, एक मेरा रॉक है, पत्थर है, जो कि सी वाटर समुद्र के पानी में डूबा हुआ है, 40 मीटर नीचे डूबा। लेट समझ लो कि कुछ इस तरह का होगा, और ये मेरा पानी है, और यहाँ कुछ एक पत्थर नीचे में होगा, यहाँ डूबा हुआ है। ये रॉक है आपका, क्या है, ये आपका रॉक है, और ये कितना मीटर नीचे से डूबा हुआ है, ये आपका 40 मीटर है। 40 मीटर नीचे हम लोग डुबा कर रख दिए है। और क्या बोला है, डेंसिटी ऑफ द सी वाटर, डेंसिटी मेरा दिया हुआ, यानी डेंसिटी ऑफ सी वाटर कितना दिया है, 1100, ठीक
ठीक है। यूनिट क्या हो जाता है डेंसिटी का, मास अपॉन वॉल्यूम यानी केजी पर मीटर क्यूब हो जाता है, राइट। ओके, व्हाट इज द प्रेशर एक्टिंग ऑन फोर्स, यानी प्रेशर का बात कर रहा है। चलो ठीक है, अब आपको ये चीज मैं पहले बता दिया हूं और आप लोग को पता होगा, मैं यहाँ पे रफ डायग्राम में बता देता हूं कि मान लो ये आपका ये रहता कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाता, नॉर्मली हम लोग लेते हैं, और यहाँ पे है आपका एब्सोल्यूट प्रेशर। क्या आपका एब्सोल्यूट प्रेशर। तो अगर हमको एब्सोल्यूट प्रेशर मेजरमेंट करना है तो एब्सोल्यूट प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लेंगे यहाँ से यहाँ तक, यानी कि सबसे पहले लेंगे एटीएम प्रेशर और प्लस करेंगे पी एब्सोल्यूट प्रेशर। सॉरी, यहाँ ये वाला जो रहता है ये गेज प्रेशर रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक सेकंड मीटा में अच्छा से लिख लेता हूँ, चाहे पर इसको नोट डाउन कर ले, पी गेज प्रेशर। एटीएम के जो ऊपर जाता है पॉजिटिव जाता है उसको बोलते हैं गेज प्रेशर, जो नीचे तरफ जाता है उसको बोलते हैं हम लोग वैक्यूम प्रेशर, फिर नेगेटिव गेज प्रेशर। नेगेटिव वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, आपका वैक्यूम प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ कि अगर हम लोग को पी एब्सोल्यूट यहाँ से निकालना तो बताओ पी एब्सोल्यूट क्या होगा, सबसे पहले पी एटीएम प्रेशर करेंगे, यानी कि पी एब्सोल्यूट इक्वल टू पी एटीएम प्रेशर करेंगे और प्लस प्रेशर ऊपर वाले यानी कि गेज प्रेशर, तो प्लस क्या हो जाएगा, प्लस गेज प्रेशर। यही अगर मेरा ई एब्सोल्यूट जो प्रेशर यहाँ है, ये एब्सोल्यूट प्रेशर यहाँ ना हो कि नीचे में रहेगा, तो यहाँ पे अगर रहता तो यहाँ पे मेरा पी एब्सोल्यूट रहता, तो क्या करेंगे हम लोग, तब हम लोग पी एब्सोल्यूट जो निकालेंगे तो पी एटीएम तो निकालेंगे तो पी एटीएम, लेकिन हमको माइनस करना पड़ेगा किसको, ये वाला पोर्शन जो मैं आपको देखो यहां से पीला से दिखा रहा हूं, ये वाला पोर्शन को यहां से यहां तक घटाना पड़ेगा। तो इसको हम लोग क्या घटाएंगे, यहां पे क्या है आपका, तो यहां पे आपका पी वैक्यूम, जैसे मैंने कहा तो पी यहां पे वैक्यूम कर देंगे, ठीक है। तो ये हम लोग दो तरीके से पी एब्सोल्यूट प्रेशर को निकालेंगे। तो यहां पे कौन सा फॉर्मूला रहेगा, ये आपका जो देखो ये आपका क्या समुद्र है, पानी में एक पत्थर मेरा डुबा हुआ है, तो एब्सोल्यूट जो है सॉरी यहाँ पे पी एटीएम प्रेशर तो ऑलवेज एक्ट करेगा ही करेगा, हवा का प्रेशर तो रहेगा ही जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है। तो एक तो हो गया मेरा पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्लस लेंगे ये मेरा क्या हो जाएगा, पी आपका हो जाएगा गेज प्रेशर। क्या हो जाएगा ये पी गेज प्रेशर, क्योंकि प्रेशर ले यहाँ एक्ट कर रहा है रोजी एच, और रोजी एच क्या हो जाता है मेरा गेज प्रेशर रहता है। पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको पता है कितना होता है, 101.325 किलो पास्कल में हम लोग लेते हैं, ये 1 एटीएम इक्वल टू होता है, ठीक है। तो इक्वल टू हम लोग यहाँ पे पी एटीएम इक्वल टू वो पुट करेंगे यहाँ पे 101.325 और प्लस आपका पी जो गेज प्रेशर होता है क्या हो जाता है, रो जी एच। तो यहाँ से हम लोग आपका ये आपका न्यूमेरिकल बन जाएगा। तो ये चीज़ को आप लोग पहले नोट डाउन कर लिए होंगे। और मैं एक दूसरा चीज़ को आपको बताता हूँ, मैं जैसे कहा थोड़ा सा आपको टाइम में लूंगा क्योंकि मैं सारा चीज़ को क्लियर करूंगा। देखो एक बार क्लियर करूंगा ना तो आपको कहीं भी वो चीज़ समझने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आपको 1 एटीएम भी इक्वल टू जान लो, क्योंकि बहुत सारा में पूछा जाता है, जैसे 101.325 किलो पास्कल हो जाता है, ये आपको न्यूमेरिकल में पूछेगा। एटीएम जब भी आएगा एटीएम प्रेशर तो ये आप लोग वैल्यू पुट करिएगा। अगर एचजी मर्क्यूरी में पूछेगा तो हो जाता 760 mm ऑफ मर्क्यूरी एचजी कॉलम, ठीक है, ये भी आप लोग लिख लो। अगर बोलेगा वाटर कॉलम में कितना होगा, H2O कॉलम में कितना होगा, तो वो आपका हो जाएगा 10.33 mm, 10.33 mm ऑफ H2O कॉलम या फिर वाटर कॉलम, राइट। इसके अलावा एक बार भी हो जाता है, प्रेशर का यूनिट बार भी हो जाता है, तो 1 बार इक्वल टू कितना हो जाता है, तो ये तो आपको पता होगा 10⁵ हो जाता है पास्कल। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 किलो पास्कल भी, क्योंकि किलो मीन्स होता है 10⁻3, तो यहाँ पे 30 और यहाँ पे 20, तो कर सकते हैं 10⁵ किलो पास्कल, ठीक है, बात समझ में आया। तो ये चीज़ है, तो किलो पास्कल किलो जैसे हटाएंगे तो 10⁵ आ गया पास्कल, कि किलो को 10⁵ में कन्वर्ट करके यहाँ 10⁵ पढ़ते हैं, तो 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल या फिर 100 किलो पास्कल। और एक हो जाता टॉर, टॉर भी यूनिट होता है, कितना बड़ा यूनिट होता है आपका प्रेशर का, तो 1 टॉर इक्वल टू कितना हो जाता है, तो 1 टॉर इक्वल टू होता है 1 mm ऑफ एचजी यानी मर्क्यूरी में, या फिर इसको बोल सकते हैं कि 1 टॉर इज इक्वल टू हो जाता है 133.33 पास्कल। तो ये जो है एटीएम बार टॉर आप लिख लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट आएगा। अब आ जाते हैं हम लोग न्यूमेरिकल में, ठीक है, ओके। मैं पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट कर रहा हूं, आप सिर्फ इस सीरीज को देख लोगे, कहीं से भी और न्यूमेरिकल देखने का जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखने का जरूरत नहीं है। मैं सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज करा रहा हूं, तो थोड़ा आप टाइम प्लीज दीजिए, मैं मेहनत बहुत कर रहा हूं आप लोग को समझाने के लिए, ये चीज आप लोग समझिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, तो मुझे ये पता चल गया कि सर यहाँ पे आपको निकालेंगे क्या, पी जो एब्सोल्यूट प्रेशर निकालेंगे, यानी कि रॉक के क्या लग रहा है मेरा एब्सोल्यूट प्रेशर निकाल रहा है। और पी एब्सोल्यूट होता है क्या सर, तो सर पी एटीएम प्रेशर यहाँ से लेकर यहाँ तक का प्रेशर, और प्लस सर पी यहाँ से यहाँ तक का प्रेशर जो कि गेज प्रेशर है, तो पी एटीएम प्रेशर प्लस पी हो जाएगा आपका गेज प्रेशर, ओके। तो सर पी एटीएम प्रेशर कितना हो जाता है सर, आपने कहा था किलो पास्कल मेरा आंसर आएगा, तो यहाँ लेंगे 101.325, ये हो गया मेरा 1 एटीएम इज इक्वल टू होता है 101.325 किलो पास्कल। चलो ठीक है। और सर पी गेज क्या हो जाता है, रो जी एच होता है, रो जी एच। रो क्या होता है सर, डेंसिटी यहाँ पे किसका, सी वाटर का डेंसिटी मेरा दिया हुआ है, तो 101.325 और प्लस डेंसिटी कितना दिया 1100 दिया है, और यूनिट सही है। जी क्या हो जाता है सर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81, ये सबको पता होगा, ओके।
एंड लास्ट आ जाता है आपका हाइट। हाइट कितना दिया है 40 मीटर। मीटर मेरा एसआई यूनिट में दिया है तो हमको कन्वर्ट करने का कोई जरूरत नहीं है, मीटर में ही है। चलो रहने तो मीटर लिखने का कोई जरूरत नहीं है, खत्म हो गया। लेकिन इसको हम लोग यहाँ पे जो ये यूनिट है 9.81 और हाइट, इसको हमको कन्वर्ट करना किलो पास्कल में, इसलिए हमको इससे डिवाइड करना, खासकर ये वाले को मैं इसको बेक कर लेता हूँ, सिर्फ इस वाले पार्ट को हम लोग को डिवाइड करना 1000 से। क्यों करना? क्योंकि ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट ये मेरा किलो पास्कल में, जिससे मैंने कहा था, तो इसको भी किलो पास्कल में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो 1000 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से 0 0 खत्म, यहाँ से 0 0 का ये 0 से ये 0 गया, तो बचा क्या 101.325 प्लस हो जाएगा 11 इंटू 9.81 इंटू आ जाएगा 4। इसको जब आप कैलकुलेट करिएगा तो यू विल गेट 532.96 के लगभग आएगा किलो पास्कल, एंड दैट विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये मेरा रॉक में कितना प्रेशर लग रहा है, इतना मेरा रॉक में प्रेशर लग रहा है, एक्ट कर रहा है। किसके किसके चलते? एक तो वाटर ρgh के चलते, वाटर में जो प्रेशर है, ठीक है, जिसको हम लोग हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी बोलते हैं ρgh को। हाइड्रो मीन्स पानी, तो हाइड्रोस्टेटिक मतलब पानी में, देखो हाइड्रोस्टेटिक जो हम लोग लिखते हैं, हाइड्रो मीन्स तो आप लोगों को पता है, जैसा हम लोग पढ़ते हैं ना फ्लूइड में हाइड्रो, तो हाइड्रो मीन्स पानी होता है, समझ आया कि नहीं? कि हाइड्रो मीन्स क्या होता है? पानी होता है। और स्टेटिक में हाइट होता है, तो पानी में जो हाइट है उसके चलते ρgh, इसीलिए हाइट के लिए h लेते हैं, और हाइड्रो पानी के लिए डेंसिटी लेते हैं, और g ग्रेविटी फोर्स मेरा एक्ट कर रहा है नीचे से, तो ρgh, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हवा जो नीचे दबा रहा है, उसके चलते, इसके चलते मेरा ये चीज़ फॉर्मूला निकल गया और आंसर भी आ गया। तो फर्स्ट का आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, और प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर कोई इंडिविजुअल क्रिएटर पढ़ा रहा है, मैं अनअकैडमी से छोड़ के, लाखों का पैकेज छोड़ के आप लोग के लिए पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज हम चाहते हैं कि हर से गरीब से गरीब बच्चा पढ़े। तो आप लोग प्लीज़ इसको लाइक करो और शेयर करो, जितना ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा, वो ऐसा से ऐसा चीज़ लाऊंगा ना। आप लोग देखिएगा, यही जो न्यूमेरिकल सेशन आया है, इसी से बहुत कोई का ना दिमाग खराब हो गया होगा, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्टेंट जो है वो लोग पेड में देता है, मैं फ्री में दे रहा हूँ, तो लोगों से इसमें और मिर्ची उन लोग को लगेगी। बट जाने तो लोग जो उखाड़ेगा वो उखाड़ो। मैं भी अभी कॉन्टेंट एक से एक बीटेक वाले स्टूडेंट को जो है, जो कंप्यूटर साइंस से मैं बैठा दिया हूँ। अब हैक करना और टर्मिनेट करना इट्स नॉट ईजी, तो देखता हूँ लोग क्या करता है। मैं फ्री में आप लोग को प्रोवाइड करते रहूँगा हमेशा, बट आप लोग का सपोर्ट मेन इंपॉर्टेंट, आप लोग का सपोर्ट। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ सिलिंड्रिकल जार water is poured to height of 5 meter and above which the specific gravity is 0.95, pour and another 5 meter। अच्छा ठीक है, एक ना क्या बोल रहा है कि एक वाटर का जार है, कुछ इस तरह का जार है, और ये जार में बोल रहा है कि पहले 5 मीटर तक, देखो क्या बोला है, सिलेंडर का जार है, वाटर इज पोर्ड, सबसे पहले वाटर डाला गया है, मतलब H2O यहाँ पे डाला गया है। हाइट कितना तक डाला गया? 5 मीटर तक, यहाँ से यहाँ तक हाइट है 5 मीटर, तो यहाँ तक डाला गया पानी। चलो ठीक है भाई, 5 मीटर तक पानी डाला गया है। और उसके बाद बोला गया अबव, इसके ऊपर, विच यहाँ पे छूट गया, WHICH, विच ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 9.85, मतलब इसके ऊपर जो 9.85 का कोई भी चीज़ है, कोई लिक्विड है, देखते हैं क्या है। तो पहले यहाँ लिख लेते हैं कि यहाँ का कितना है, 0.95 यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है। चलो ठीक है, इतना दिया गया है। पोर फॉर अनदर 5 मीटर, और 5 मीटर ऊपर तक जो है आपका डाला गया है। एक आपका कोई, मान लो यहाँ पे कोई ऑयल है, क्या यहाँ पे ऑयल डाला गया है, ठीक है, क्या डाला गया यहाँ पे, ऑयल डाला गया है, और वो 5 मीटर ऊपर तक डाला गया, जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका दिया गया। तो बोला गया प्रेशर एट दी बॉटम, नीचे में, यानी कि समझ लो सबसे पहले पानी डाल दिए, फिर तेल डाल दिए, तो इसके चलते कितना प्रेशर एक्ट करेगा डाउन में, बॉटम में कितना प्रेशर एक्ट करेगा। तो ऑब्वियसली बात है, फिर घुमा फिरा का वही आंसर आया। सर यहाँ पे तो एक चीज़ बताइए सर, क्या यहाँ पे प्रेशर एक्ट करेगा ही, जो कि क्या होगा, PATM प्रेशर, वो तो ऑलवेज एक्ट करेगा, कुछ भी रहे, कोई पत्थर रहे, पानी में रहे, कहीं रहे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर से तो आएगा ही आएगा। तो सर एक तो P एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, तो यहाँ पे आएगा क्या, मेरा P एटमॉस्फेरिक प्रेशर पहला। उसके वाला जो सर ऑयल है, ऑयल के चलते एक ρgh आएगा, ρgh जो मैंने कहा था, पानी के चलते हाइड्रोजन ρgh आता है, तो यानी कि P एक प्रेशर लेगा किसके चलते, ऑयल के चलते, और सर एक पानी है तो पानी के चलते ρgh, मतलब एक वाटर का। तो बस ये हमको निकालना, सिंपल सा लॉजिक है, और कोई टेंशन नहीं है। तो चलो फटाफट हम लोग निकालते हैं, क्या हो जाएगा। ATM प्रेशर मैं आपको बता चुका हूँ, किलो पास्कल में कितना हो जाएगा, 101.325। चलो ठीक है सर यहाँ पे ऑयल का प्रेशर क्या हो जाएगा सर, ρgh निकाल लो आप, ρgh, और वाटर का भी आ जाएगा ρgh। बस यहाँ पे डेंसिटी हम लोग लेंगे एक बार ऑयल का, और डेंसिटी लेंगे एक बार हम लोग वाटर का। और सर डेंसिटी मुझे पता है, वाटर का कितना होता है, 1000 होता है सर, ये तो पता है। और डेंसिटी क्या हो जाता है, मास अपन वॉल्यूम, मतलब kg/m³। ओके, और हाइट मेरा दोनों का 5-5 दिया हुआ। तो चलो हम लोग वैल्यू पुट करते थे, आंसर लाते फटाफट। क्या है, कुछ नहीं, क्या है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो 325 प्लस रो, तो भाई यहाँ पे डेंसिटी मेरा ऑयल का नहीं दिया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है। तो जब हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी में ये कितना दिया है मेरा 9.5, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। जब हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे डेंसिटी में, तो हो जाएगा मेरा 950,
क्या आ जाएगा 950 कर देंगे, राइट। एंड जी का वैल्यू कितना आता है 9.81 आ जाता है। हाइट मेरा 5 दिया हुआ है मुझे पता है। एंड इसको कन्वर्ट करेंगे किलो पास्कल में, जैसे मैंने कहा था 1000 से ऑलवेज डिवाइड करना किलो पास्कल के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाता है डेंसिटी ऑफ, ये हम लोग देख रहे हैं किसके लिए, ये लिए वाटर के लिए और ये हम लोग लिख लो ऑयल के लिए। तो वाटर के लिए फिर से डेंसिटी मेरे पता है 1000 होता है सर इसका, ओके। और जी मेरा 9.81 तो कॉन्स्टेंट है और हाइट में मेरा 5 दिया हुआ है। और इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे अगर हम लोग किलो पास्कल में तो 1000 से इसको भी कर देंगे। 1000 से 1000 कटा, यहाँ पे 1 0 कटा, 1 0 कटा और यहाँ से 5 से काटेंगे 50 आ जाएगा यहाँ से, ओके। तो मेरा बचेगा क्या है यहाँ पे मेरा आ जाएगा 101.325 एंड प्लस आ जाएगा 95 इंटू 9.81, ठीक है, इंटू आ जाएगा, या तो कट गया मेरा, यहाँ आ जाएगा नीरो मेरा 50 आ जाएगा और प्लस आ जाएगा 9.81 इंटू 5 डिवाइड बाई, पूरा तरह से कट गया, बस इतना ही बचा है। तो जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा, मैं कैलकुलेट में ज़्यादा टाइम नहीं आपका वेस्ट करूंगा, तो यू विल गेट, यहाँ से आ जाएगा मिलेगा 101.325 और प्लस जब इसको कैलसी आप यूज़ कीजिएगा तो आएगा 95 आएगा, ठीक है। 95 पे 61 किलो पास्कल आएगा। और क्योंकि किलो पास्कल में इसको हम लोग कन्वर्ट कर दिए और ये तो ऑटोमेटिक किलो पास्कल में है, जब इसको दोनों को जोड़िएगा तो यू विल गेट 196.96 किलो पास्कल, ये मेरा बॉटम में प्रेशर लेगा, ठीक है। ये भी चीज़ समझ में आ गया होगा, यहाँ पे दोनों चीज़ कैसे हम लोग निकाले, समझ गए, ओके ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन देख लेते क्या बोल गया भाई यहाँ पे। तो यहाँ पे बोल क्या रहा है, एक सेकंड, हाँ तो पढ़िए। अब प्रेशर कुकर इज डिजाइन, एक प्रेशर कुकर है जिसको डिजाइन किया गया विथ स्टैंड 1 बार, मतलब एक प्रेशर कुकर जिसमें खाना वाना बनाते हैं, दाल वगैरह बनाते हैं, वो ऐसा उसको बनाया गया कि एक बार प्रेशर को वो झेल सकता है, मतलब एक बार से ज़्यादा अगर बढ़ाएंगे प्रेशर, मतलब एक बार बराबर कितना हो जाता है, एक बार इक्वल टू बता चो 10⁵ पास्कल, तो इतना पास्कल तक वो झेल सकता है प्रेशर, इससे ज़्यादा करेंगे तो फट जा सकता है। दो ओपनिंग अवेलेबल, और जाहिर सी बात है जो गैस होता है, ये मान लो गैस है, थोड़ा सा माफ कीजिएगा मेरा फिगर अगर अच्छा ना बने तो, ये मान लो मेरा प्रेशर कुकर है, तो ऊपर में हम लोग सीटी वगैरह लगाते हैं जो बचता है, तो उस ऊपर में एक ओपनिंग दिया गया, वही ओपनिंग अवेलेबल है इन अ हेड में उसका है। और कुकर प्रेशर इज 4 mm, मतलब इसका जो एरिया दिया गया है, कितना दिया गया, 4 mm स्क्वायर का एक एरिया दिया गया जिससे गैस बाहर निकल सकता है। तो बोल रहा है व्हाट शुड बी द वेट दैट शुड बी प्लेस इन ऑर्डर टू विथस्टैंड प्रेशर, मतलब कितना हम यहाँ पे सब्जी पकाएं वही वेट उसका कितना रहेगा, मैगी पका रहे हो आप, ठीक है, या फिर सब्जी कोई बना रहे हो तो कितना वेट डाले कि वो जो है इस प्रेशर को झेल पाए, समझ आया। तो वेट हम लोग को निकालना है, तो ओके, इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्वेश्चन को देख के पढ़ के तो पहले डरना नहीं जब तक हमें, ठीक है, हमें पूरा का पूरा इजी कर देंगे। चलो तो भाई यहाँ पे सबसे पहले एक एक करके ये करो कि भाई दिया क्या क्या है। एक बार दिया सर प्रेशर, तो मेरा प्रेशर दे दिया कितना, 1 बार प्रेशर दिया, ओके ठीक है। तो बार को तो कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि बार से आंसर आएगा नहीं, यूनिट चाहिए हम लोग को, तो 10⁵ हो जाता है पास्कल। पास्कल मीन्स क्या हो जाता है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स क्या हो जाता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो यूनिट क्या हो जाएगा मेरा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 10⁵ मीटर पास्कल वही हो गया ना, पास्कल यानी कि प्रेशर का लिए पास्कल हो जाएगा, और पास्कल क्या हो जाता है आपका, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर का हो जाता है। तो बात एक ही है, पास्कल बोल लो या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल लो, बात एक है, यूनिट है दोनों, लेकिन हम लोग एसआई यूनिट में लेंगे इसलिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ले लिए। चलो ठीक है, ये मेरा दिया गया, एरिया भी मेरा दिया है सर, जो ओपनिंग का है कितना दिया भाई, 4 mm स्क्वायर। तो भाई mm से तो काम चलेगा नहीं, हमको कन्वर्ट किस में करना है, मीटर में, एसआई यूनिट में। तो 4 हो गया इंटू, चूंकि mm से कन्वर्ट करेंगे तो हो जाए 10⁻3, मैंने डिवाइड करेंगे 10⁻³ से, लेकिन mm स्क्वायर है तो इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। 2 गो है मीटर मीटर तो मीटर स्क्वायर आ गया, तो मेरा एरिया पता चल गया, मेरा प्रेशर पता चल गया, ओके। अब अगर मुझे क्या करना है कि एक कुकर प्रेशर है उसको हमको बचाना, फटने से बचाना है। ये मान लो गैस में हम लोग जला रहे हैं, ठीक है, ये आग है, थोड़ा समझ लो, ये आग है, ये हैंडल है, ठीक है, तो जलाना, तो एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर को इक्विलिब्रियम करेंगे तभी जाके मेरा गैस फटेगा नहीं। इट मीन्स यहां लिख सकते हैं फॉर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए क्या करना पड़ेगा, जो मेरा इंटरनल प्रेशर रहेगा वो होना चाहिए प्रेशर ऑफ एक्सटर्नल के, इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होना चाहिए, ओके। तो सर देख लेते हैं इंटरनल प्रेशर क्या क्या हो सकता है, सर आप ही थोड़ा गेस करो क्या हो सकता है। सर अंदर में हवा का तो एक प्रेशर लगेगा, यानी कि PATM प्रेशर होगा, तो बिल्कुल होगा बच्चा, ओके। और क्या प्रेशर होगा सर, अंदर में जो एयर रहेगा या फिर वाटर रहेगा उसके साथ हाइड्रोस्टेटिक फोर्स, यानी कि हाइड्रो जो बहता है, तो यहाँ पे हम लोग ρGH बोल सकते हैं, यानी कि P गेज प्रेशर यहाँ पे आ जाएगा, एक गेज प्रेशर होगा, ओके। सर बाहर में क्या होगा, सर बाहर में तो ATM प्रेशर एक होना चाहिए, ओके होना चाहिए, और एक जो प्रेशर रहेगा वो फोर्स की तरह एक्ट करेगा, यानी प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये वाला एक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो ये ले लिए, तो दूसरा क्या हो जाएगा आपका फोर्स, यानी कि ले सकते हो W अपॉन ए,
W मीन समझ लो एक तरह से आपका फोर्स है, फोर्स अपन एरिया, ये चीज़ हो जाएगा। ओके सर, यहाँ पे एटीएम प्रेशर दोनों जगह क्या इसको काट सकते हैं? बिल्कुल काट सकते हैं, दोनों को काट के हटा दो। और यहाँ पे जो आपका प्रेशर, गेज प्रेशर, इसको हम लोग रोजी एच भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे अभी रोजी ही लिख लो, अभी देख लो। इसके बाद यहाँ पे बचा क्या? W/A बचा। सर मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए सर वेट, कितना वेट झेल सकता है, यही तो वेट है। फोर्स एक तरह से वेट ही है, बात समझ में आया कि नहीं? तो हमको वेट ही निकालना है, तो वेट इक्वल टू क्या करेंगे? तो सर यहाँ से हम लोग वेट इक्वल टू रो जी जो था इंटू कर देंगे एरिया, बस खत्म। यहीं से तो यही गेम था यहाँ पे। तो बस यहाँ पे हम लोग कर लो। तो यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं, ये 10⁵ आ गया था इंटू 4 आ गया था। और एरिया हम लोग कितना निकाले थे? 4 इंटू 10⁵ 10⁵ इसको कैलकुलेट करिएगा तो यू विल गेट कितना आ जाएगा? यहाँ पे आप देखो 10⁶ होगा, सॉरी यहाँ पे 6 होगा। तो 5 से 5 यहाँ पे कट जाएगा, एक बचेगा, 4 इंटू 10⁻⁻1 खाली बचेगा, तो आ जाएगा 0.4 आ जाएगा न्यूटन। तो यही मेरा वेट निकल गया आंसर। समझ आया कि नहीं? कुछ नहीं किए, यहाँ पे मेरा प्रेशर निकाला हुआ था, यहाँ पे हम लोग प्रेशर निकाले थे 10⁵ निकाले थे, तो ये प्रेशर हम लोग यहाँ पुट कर दिए। और एरिया भी हम लोग निकाले थे यहाँ पे 4 इंटू 10⁻⁶, ये भी पुट कर दिए। बस दोनों को पुट कर दिए और कुछ नहीं, मेरा निकल गया वेट। और मुझे पता है ये चीज़ लगा दी यहाँ पे। भाई प्रेशर बचाना फटेगा कब? जब इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा। कोई आप एक लोहा पकड़ो और लोहा पकड़ के इस तरह करके रखेंगे, जैसे होता है ना हाथ में इस तरह टिका के रखेंगे, कब तक टिकेगा? जब इधर भी इक्वल वेट इधर भी इक्वल वेट लगेगा, उस तरह प्रेशर इक्वल रहेगा, तभी तो वो फटेगा नहीं। तो ये चीज़ था। तो आई होप सो ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 4th की ओर। आई होप सो कि सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। तो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ आप लोग लाइक करो। टाइम का मत सोचो, आप लोग टाइम भले 1 घंटा लग जाए, 1.5 घंटा लग जाए, आप 10 क्वेश्चन सीखो, बट ये समझो कि अब कभी जरूरत नहीं पड़ेगा। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन रहेगा ना तो आप 100% को आप सक जाओगे बनाने। आप 1 से 2 बार देखोगे, पहला बार में भी नहीं आए। और थ्योरी अगर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो आप मेरा थ्योरी सेशन को देख लीजिएगा और पूरा क्लियर हो जाएगा। जो थ्योरी देखेंगे उसके लिए तो मजा आ रहा होगा, राइट। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। द प्रेशर ऑफ एन ऑटोमोबाइल टायर, एक मेरा टायर है, जैसे ट्रक का टायर ले लो, इज मेजर्ड टू बी 190 किलो पास्कल। चलो ठीक है, उसमें भाई उतना हवा रहता तो प्रेशर तो रहेगा ही, और वो गेज प्रेशर है। तो गेज प्रेशर कितना है मेरा? 190 किलो पास्कल है, ठीक है। बिफोर ट्रिप मीन समझ लो कि उसमें कुछ हम डाल रहे हैं स्पेशल, फिर से हवा डाल रहे हैं, लेट समझ लो हवा डाल रहे हैं, इजी समझने के लिए। आप बिफोर ट्रिप पहले था, लेकिन 215 हो जा रहा आफ्टर ट्रिप, ठीक है। यानी कि आफ्टर ट्रिप के बाद कितना प्रेशर बढ़ जाएगा? ऑब्वियसली बढ़ेगा। एट द लोकेशन वेयर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, जब ये हो रहा है ये प्रोसेस, तब मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना था? 95 किलो पास्कल था। चलो ठीक है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी आपको दे दिया है। 2 प्रेशर दिया, P1 दिया है, P2 प्रेशर दिया है, और P एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी आपको दे दिया है। बोला है इफ द टेम्परेचर ऑफ एयर इन द टायर बिफोर द ट्रिप से पहले अगर टेम्परेचर मेरा इतना था तो बताओ ट्रिप के बाद मेरा टेम्परेचर कितना होगा टायर का? बस सिंपल सा लॉजिक है, कुछ नहीं है यहाँ पे, सिंपल। P1 मेरा दिया हुआ जो कि पहले गेज प्रेशर बोल दिया, तो P1 गेज प्रेशर जो दिया है ये दिया आपका 190 किलो पास्कल। चलो ठीक है भाई। P2 ये भी मेरा P2 जो गेज प्रेशर दिया कितना दिया? 215। ट्रिप के बाद मेरा इतना हो गया था किलो पास्कल में। और P एटीएम प्रेशर मेरा कितना दिया गया सर? 95 किलो पास्कल। चलो भाई अच्छा है, सब किलो पास्कल में दिया है तो टेंशन लेना नहीं है। ओके आगे बढ़ते हैं। T1 टेम्परेचर भी मेरा दिया है 25 डिग्री सेल्सियस। मुझे पता है कि डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाते तो 273 हम लोग ऐड कर देते हैं। तो जब हम लोग यहाँ पे 25 में से 273 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 538 आ जाएगा, 5729 आ जाएगा, 298 केल्विन आ जाएगा। तो T1 टेम्परेचर कितना मिल गया मेरा? इतना निकल गया, ठीक है। मुझे T2 टेम्परेचर ही तो फाइंड करना है। चलो ठीक है। और मुझे यहाँ पे क्या लगा सकते हैं? PV इक्वल टू MRT लगा सकते हैं, गैस लो, जैसे मैंने कहा था टॉपिक में बेसिक कॉन्सेप्ट में गैस लो यूज करेंगे। तो यहाँ पे 2 प्रेशर है, P1 P2 है, तो 2 लगेगा, यानी कि P1 V1 इक्वल टू MRT1 एक, और P2 V2 इक्वल टू MRT2। ये दोनों से हम लोग फाइंड करेंगे। अच्छा चलो ठीक है। एंड तो भाई इसके लिए जो है यहाँ पे तो आप ध्यान से देखोगे तो मेरा गेज प्रेशर दिया हुआ दोनों, हमको चाहिए प्रेशर चाहिए। तो गेज प्रेशर को प्रेशर में कन्वर्ट करने के लिए क्या पढ़ना पड़े? मैंने कहा था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसमें ऐड उतना आ गया था, जब वही सारा चीज़ जब ट्रिप हो रहा था तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना था मेरा? 90 किलो पास्कल, 95 किलो पास्कल। तो इस समय पे मेरा P1 प्रेशर कितना हो जाएगा? पहले तो मेरा था आपका 190 था, प्लस 95 ऐड कर दो, क्योंकि P एब्सोल्यूट, क्योंकि हम लोग को P एब्सोल्यूट ये जो है ये आपका P एब्सोल्यूट रहता है, जो हम लोग यूज करते हैं गैस लो में वो P एब्सोल्यूट रहता है। लेकिन यहाँ पे मेरा गेज प्रेशर दिया है और मुझे पता है कि P एब्सोल्यूट क्या हो जाता है? P एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस P गेज प्रेशर। तो P एब्सोल्यूट निकालने के लिए P एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेरा दिया गया था 95 पहले से दिया है, और P एब्सोल्यूट कितना दिया? 190। तो बस जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा आपका 285 किलो पास्कल।
जो कि क्या हो जाएगा मेरा एब्सोल्यूट प्रेशर। उस तरह P2 भी करेंगे, P2 मेरा कितना दिया था 215 दिया था, 215 प्लस 95 कर देंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा ऐड होके 310 आ गया किलो पास्कल। चलो ठीक है, इसको मैं यहाँ से सारा चीज़ को मिटा देता हूँ, यहाँ मैं आगे कैलकुलेशन बताऊँगा। चलो तो अब मुझे मिल गया P1 मुझे मिल गया, P2 मुझे मिल गया, T1 टेम्परेचर मिल गया। तो गैस लॉ लगाते हैं अब हम लोग यहाँ पे। तो गैस लॉ मैंने क्या कहा कि भाई P1 V1 इक्वल टू MRT। चलो मुझे पता है कि यूनिट मास के लिए लेंगे तो ये मेरा कांस्टेंट आ जाएगा। आर तो ऑब्वियसली मेरा पहले से ही कांस्टेंट है, ठीक है, ये आपका गैस कांस्टेंट है। याद रखना कि पीवी इक्वल टू हो जाता है आपका एमआरटी एक, और एक होता है पीवी इक्वल टू एनआरटी। दोनों में क्या अंतर है, ये हम लोग यूज करते हैं केमिकल में या फिर केमिस्ट्री में यूज करते हैं, क्योंकि एन मिक्र होता है मोल, लेकिन जो आपका एम होता है इसका मतलब होता है मास। ये हम लोग यूज करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। तो ये भी याद रखना कि हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पीवी इक्वल टू एमआरटी यूज करते हैं और केमिस्ट्री में पीवी इक्वल टू एनआरटी यूज करते हैं, क्योंकि मोल होता है ये मास होता है। और यहाँ पे जो आर है ये आर हो जाता है आपका गैस कॉन्स्टेंट। क्या हो जाता है, गैस कॉन्स्टेंट। लेकिन ये जो आर होता है ये हम लोग आर बार से दिखाते हैं। ये क्या किससे दिखाते हैं हम लोग, आर बार से दिखाते हैं। और आर बार का मतलब होता है यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट। क्या हो जाता है, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट। ये मैं आगे बताऊंगा। तो बस ये मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, तो ये चीज है। चलो तो मैं यहाँ पे क्या देख रहा था, आपको गैस लॉ के बारे में बता रहा था। तो गैस लॉ के बारे में आपको बता रहा था 1 मिनट। तो गैस लॉ के बारे में क्या बता रहा था कि पी वी इज इक्वल टू हो जाता है एम आर टी वन P1 V1। M मेरा कांस्टेंट है, R भी मेरा कांस्टेंट है, बचा क्या यहाँ PV। और यहाँ पे मेरा गैस जो है, क्योंकि देखो टायर जो है उसमें वॉल्यूम तो बढ़ घट नहीं रहा, वो कांस्टेंट है वॉल्यूम वहाँ पे, समझ आया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मेरा वॉल्यूम भी हो जाएगा कांस्टेंट। तो बचेगा क्या, P1 इक्वल टू T1। क्या आ जाएगा, P1 इक्वल टू T1। उसी तरह अगर सेकंड वाले के निकालो तो क्या आ जाएगा, P2 इक्वल टू T2। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि भाई P1 बाई P2 इज इक्वल टू T1 बाई T2। और ये क्या है, P1 है, ये एब्सोल्यूट है, ये भी आपका एब्सोल्यूट प्रेशर है, ठीक है, एब्सोल्यूट प्रेशर है। तो बस हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। तो हम लोग निकाल चुके हैं P एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू 285 और P2 एब्सोल्यूट प्रेशर निकाल जाएगा 310 किलो पास्कल इज इक्वल टू T1 टेम्परेचर हम लोग निकाल चुके। कितना दिया गया था आपका 298। तो 298 और T1 टेम्परेचर मुझे फाइंड करना है। तो दैट्स इट। यहाँ पे आप कैलकुलेट करो, T2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 285 रहेगा, नीचे में आपका 310 रहेगा। ये आपका ऊपर में है, ये आपका नीचे हो जाएगा, मतलब 1 बाय हो जाएगा 285 आ जाएगा। और चूंकि 1/T2 आ रहा है ना, तो T2 अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 310 आपका ऊपर चल जाएगा, 285 ऊपर चल जाएगा, नीचे आएगा 285। तो यहाँ से आपको अगर कैलकुलेट कीजिएगा, ख़त्म कीजिएगा, तो यू विल गेट, सॉरी ये 298 होगा एक जगह पे, सॉरी यहाँ पे 298 है यहाँ पे, तो 285 ये आपका 298 होगा, तो क्या आ जाएगा 98 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका कहाँ पे नीचे आ जाएगा, ये 298 हो जाएगा, 298। तो इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो यू विल गेट 324 केल्विन। 0.1 आएगा, लेकिन ये अप्रॉक्स आएगा, 0.1 आएगा, 324.1 आका केल्विन आएगा। लेकिन डिग्री सेल्सियस में लाना है तो इसको माइनस कर देंगे 273, तो आपको आएगा कितना, यहाँ से आप घटाइएगा तो आ जाएगा आपका 0.1, यहाँ से जा जाएगा 1 बचेगा और यहाँ से घटेगा तो आपका 5 बचेगा, यानी कि इतना डिग्री सेल्सियस। T2 कितना आ गया मेरा 41.1 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी समझ गए होंगे। देखो मैं आपको यहाँ पे आपको लग रहा है सर बहुत बड़ा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल हम लोग क्या किए, P1 एब्सोल्यूट मेरा दिया गया था, P2 एब्सोल्यूट दिया गया था, सॉरी गेज प्रेशर दिया गया था, एब्सोल्यूट जोड़ के P1 P2 हम लोग निकाल लिए, T1 टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करके ले आए और गैस लॉ लगा के हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे P1 डिवाइड बाई P2 इज इक्वल टू T1 डिवाइड बाई T2 को से ले आए। बस आपको थोड़ा समझाया रहे ना फर्स्ट टाइम, क्योंकि मैं बेसिक से बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, बट आई होप सो क्लियर हो गया। चलो एक इससे भी क्वेश्चन आ जाता है, मैनोमीटर आपका डिफरेंट तरह का जो प्रेशर मेजरमेंट रहता है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो चलो इसको हम लोग देखते हैं, इससे भी बच्चा लोग बहुत डरता है, जैसे कौन सा बड़ा ये क्वेश्चन है, कुछ नहीं है यहाँ पे, क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो क्या दिया पढ़ लेते हैं एक बार। Across system pipeline, manometer is connected as shown in figure. What is the difference in pressure of steam in pipe? यहाँ पे देखो ये मर्क्यूरी आपका दिया गया है, जो आपका गोल्डन कलर से मैं आपको छपाऊँ, देखो कितना मस्त आपका फिगर बनाया हूँ मैं, कितना मेहनत करके ना। तो ये आपका मर्क्यूरी है और ये आपका वाटर है, जो आपको देखो ये सब आपका क्या है, यहाँ से यहाँ तक दिया गया है आपका वाटर है, ये आपका वाटर है, और यहाँ से यहाँ तक दिया गया क्या आपका मर्क्यूरी है। ठीक है, बात समझ में आए, ओके। तो यहाँ पे बोल क्या रहा है आपसे, बोल रहा है ये कि भाई दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस कितना, वो चीज़ निकाल के हमको बताओ। तो यहाँ फ्रॉम फिगर से हम लोग करते हैं, फ्रॉम फिगर से हमको क्या क्या दिख रहा है वो चीज़ हम लोग देखते हैं। तो फ्रॉम फिगर से हम लोग क्या कर सकते हैं कि सर पी स्टीम
स्टीम मतलब वाटर का प्रेशर, ये जो यहाँ से यहाँ तक है ये वाटर का प्रेशर। पी एटीएम प्रेशर और पी एटीएम, क्योंकि देखो यहाँ ऊपर में तो एक आपका रोजीएच लगेगा ना, रोजीएच मतलब पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लगेगा ना, जैसे मैंने कहा था ऑलवेज लगेगा, यहाँ पे एक्ट करेगा। जूम करके मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो मैं थोड़ा बैक जा रहा हूँ, आप लोग एक बार समझाना बहुत ही जरूरी है। इस तरह का जब भी आपका क्वेश्चन आएगा तो समझ जाना कि यहाँ से जो है एक आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, यहाँ तक का क्या पानी है तो एक पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे एक्ट कर रहा है, तो वही हम लिखे। स्टीम मतलब वाटर का बात करें, पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे एक लग रहा है, और एक लग रहा है आपका वाटर के चलते रोजी एच। क्या लग रहा है यहाँ पे? रोजी एच। बात समझ में? ये किसका है? आपका वाटर का है। ये इज इक्वल टू ऑपोजिट डायरेक्शन में मेरा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लग रहा है, किसका? आपका Hg का, मर्क्यूरी का। तो यहाँ भी तो एक एक्ट करेगा, यहाँ भी तो मेरा एक प्रेशर एक्ट करेगा जो कि पी एटीएम प्रेशर, पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू प्लस हो जाएगा मेरा क्या? Hg के चलते आएगा मेरा रोजी एच। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो फोर्स लग रहेगा वो किसके चलते? Hg के चलते लग रहा है। आप बोलेगा सर यहाँ पे पी एटीएम लिखे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखे, स्टीम क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ पे एकदम पैक है तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, लेकिन यहाँ पानी है तो पानी के चलते मेरा स्टीम का प्रेशर लग रहा है, इसलिए हम यहाँ पे स्टीम लिखे हैं। अब कुछ नहीं बचा, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट करते जाएंगे, तो इसलिए यहाँ से क्या करेंगे? पी स्टीम अभी रहने दो, प्लस यहाँ पे रोजी एच भी रहने दो जो कि किसका? वाटर का है, इज इक्वल टू पी एटमॉस्फेरिक कितना होता है सर? मैंने बताया था 101.325 हो जाता है, और रोजी एच ऑफ मर्क्यूरी तो मुझे पता है कि डेंसिटी कितना होता है मर्क्यूरी का, आप लोग को नहीं पता तो आप लोग लिख लो, यहाँ जाता है 13600। ये हम लोग किलो पास्कल नहीं, अभी हम लोग जो यूनिट ले रहे हैं वो किलो में नहीं ले रहे हैं, ठीक है। इसलिए डेंसिटी क्या हो जाता है? केजी पर मीटर क्यूब, तो हम लोग किलो केजी में नहीं ले रहे हैं, हम लोग बाद में इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो डेंसिटी हम लोग किसका लिए? मर्क्यूरी का ले लिए, यहाँ पे 13600 हो जाता है। जी का वैल्यू 9.81 होता है, सबको पता है। हाइट आपका 0.5 दिया हुआ है, यहाँ पे कितना दिया है? 0.5। देखो यहाँ पे हाइट ये 0.5 दिया है, तो यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग 0.5 जो पुट करेंगे, और किलो में लाने के लिए हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे। चलो इतना तो मेरा हो गया। हमको पी स्टीम का प्रेशर यहाँ देना है कि पी स्टीम में कितना प्रेशर लग रहा है, तो पी स्टीम इक्वल टू ये वाला चीज़ को हम लोग पूरा उधर धकेल के ले जाएंगे, मतलब 101.325 प्लस आ जाएगा 100 से काट ही देते, इसको खत्म कर देते, ये बचेगा तो कितना बचेगा? 136 इंटू बचेगा 9.81 इंटू 0.5 बचेगा, डिवाइड बाई 10 बचेगा, और यहाँ पे जब ये आ जाएगा इधर, तो इधर आ जाएगा आपका रो जी एच ऑफ वाटर, राइट। तो इसको फिर से हम लोग करते हैं, तो ये पूरा का पूरा जैसा का तैसा रहेगा, डायरेक्ट हम यहाँ से लिख देते हैं रो। वाटर का कितना होता है सर? तो सर वाटर का क्या यहाँ पे दिया हुआ है, तो देखो यहाँ पे वाटर का दिया हुआ है, तो कितना दिया? 3 इंटू 10⁻⁻2 दिया हुआ है। चलो भाई ठीक है, इतना मुझे दिया हुआ है। एंड ये आपका हाइट दिया हुआ, बेसिकली हाइट दिया हुआ, सॉरी ये हाइट दिया हुआ, मुझे लगा कि यहाँ पर गड़बड़ है। पहले तो हम लोग डेंसिटी पुट करते हैं जो कि आपका वाटर का 1000 होता है, तो 1000 डेंसिटी पुट कर दो इंटू 9.81 जी का वैल्यू, हाइट मेरा दिया हुआ 3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर में दिया है ना, तो ये चीज़ हो गया मेरा वैल्यू। इसको हम लोग किलो पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए फिर से 1000 से कर देंगे डिवाइड, तो 1000 से 1000 पूरा कट गया। बचेगा क्या आपका? ये वाला बचेगा, ये वाला चीज़ बचा, और माइनस क्या बचेगा? माइनस आपका ये वाला चीज़ बचा। बस इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा, चलो मैं लिख ही देता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? पी एस इक्वल टू हो जाएगा 101.325 होगा, प्लस जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा यहाँ से यहाँ तक, तो आपको मिलेगा क्या? मैं बता देता हूँ 66.7 मिलेगा, और माइनस जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो यू विल गेट 0.294। तो जब इसको आप जोड़ के घटा के कीजिएगा तो आपको आएगा 167.73 किलो पास्कल, और यह हो जाएगा पी स्टीम प्रेशर। यही स्टीम प्रेशर में आपको पूछ रहा था कि प्रेशर ऑफ स्टीम इन पाइप, प्रेशर ऑफ स्टीम इन पाइप जो है, सॉरी मैं गलती से हाईलाइटर की जगह में, तो यही पूछा था प्रेशर इन स्टीम, तो प्रेशर ऑफ स्टीम यहाँ से आपको निकल गया ये चीज़, राइट। तो यहाँ से ये चीज़ हो गया। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लेगा प्रॉपर। आप इसको एक कॉपी लीजिए और उस कॉपी में आप नोट डाउन कीजिए सारा न्यूमेरिकल को सब्जेक्ट वाइज, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। एंड पेड कोर्स वगैरह आपको अगर चाहिए आपका फाउंडेशन के लिए, फिर प्लस कोर्स के लिए जेईई तैयारी कर रहे हैं, तो आप डिस्कशन में मेरा नंबर होगा व्हाट्सअप का, उससे बात कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 7 की ओर। क्या बोल गया भाई, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, और आई होप सो कि अभी आप लोग को सेशन बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि आप लोग पे डिपेंड करता है। प्लीज़ आप लोग कमेंट लाइक वगैरह जरूर कीजिएगा कैसा लगा। व्हेन लिक्विड और डेंसिटी 5 gm पर सेंटी, देखो यहाँ पे अगर डेंसिटी आप बोलोगे सर इसको कन्वर्ट करने का आपका यूनिट में, तो देख लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको Hg में भी दिया गया है, सब जो है सेंटीमीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर में रहेगा तो कोई दिक्कत है नहीं। तो ये मेरा डेंसिटी दिया वाटर लिक्विड का, फिर क्या बोला हाइट ऑफ राइज ऑफ Hg दिस,
ओके तो ये आपका 40 है ना, हाँ 40 है, 40 सेंटीमीटर है। इफ़ इट इज रिप्लेस विद द लिक्विड ऑफ डेंसिटी दिस मच, मतलब आप समझ लो कि एक मेरा कोई इस तरह का कोई दिया गया है, उसमें सबसे पहले कोई आपका लिक्विड है जिसका डेंसिटी कुछ है, वो उसका डेंसिटी इतना दिया गया है, और उसमें मर्क्यूरी आपका डाल दिया गया जिसका हाइट भी बता दिया गया कि डेंसिटी इतना है और इतना हाइट तक गया है, ये हाइट इसका रहेगा इतना हाइट तक गया है, और उसका डेंसिटी कुछ आपका दिया गया है 5 GM/cc। और इसको अगर हम लोग चेंज कर देंगे, यानी कि उस लिक्विड को ही चेंज कर लेंगे जिसका डेंसिटी भी चेंज हो जाएगा, 10 हो जाएगा, GM/cc आ जाएगा, तो बताना है कि उसमें कितना हाइट तक जाएगा, यानी कि अगर डेंसिटी बढ़ेगा तो हाइट मेरा राइज करेगा या फिर फॉल करेगा, बात वो चीज़ का है। ठीक है, तो चलो हम लोग देख लेते हैं। यूनिट चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं है कि दोनों जगह पे मेरा जो है GM/cc दिया है, ग्राम मीटर पर सेंटी दिया है, तो मुझे उसका कोई ज़रूरत है नहीं। तो मुझे एक यहाँ पे पहले देख लो क्या क्या, पहला डेंसिटी मेरा कितना दिया है 5, एंड आपका हाइट कितना दिया है 40 दिया है, एंड आपका डेंसिटी सेकंड कितना दिया 10 दिया है, एंड आपका हाइट दूसरा फाइंड करना है। तो एक हम लोग यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं, वो तो डेरिवेशन से निकलता है, तो वो होता क्या है आपका हो जाता है हाइट इंटू डेंसिटी इज इक्वल टू होता है H2 इंटू डेंसिटी 2। ठीक है, यानी कि H1 रो 1 इक्वल टू H2 रो 2। इससे आप निकाल सकते हो जब भी इस तरह का कंपैरिजन आपको बोलेगा हाइट और डेंसिटी के बीच में कि भाई हाइट अगर डेंसिटी पहले से ज़्यादा का बढ़ा दिए तो हाइट में कितना अंतर है, या फिर बोलेगा पहला हाइट इतना था दूसरा हाइट इतना हो गया, और पहला का डेंसिटी इतना था तो सेकंड का डेंसिटी कितना हो जाएगा। ये जब भी इसके बीच में रिलेशन आएगा तो इस वैल्यू को आप सिंपल पुट कीजिएगा, यू विल गेट द आंसर। तो यहाँ पे हमको H2 निकालना है, H2 निकालना, तो H2 निकालना, तो H2 इक्वल टू क्या आ जाएगा H1 यहाँ रहेगा, रो 1 यहाँ रहेगा, और ये आपका जो आपका रो 2 है ये नीचे चल जाएगा रो 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, तो H1 मेरा कितना दिया गया था 40 दिया गया था, डेंसिटी मेरा 5 दिया गया था, और आपका डेंसिटी सेकंड कितना था 10 दिया था, तो यहाँ से 0 0 खत्म, मतलब सिंपल आ गया कितना 20 सेंटीमीटर में। ठीक है, कि सेंटीमीटर में आंसर था, तो आपका कितना आ जाएगा H2 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। मतलब मुझे क्या पता चला कि अगर मेरा डेंसिटी बढ़ रहा तो मेरा हाइट भी बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो सभी क्वेश्चन रहता हूँ जो पूछा जाता है, ठीक है, और सब्जेक्ट टॉपिक वाइज भी ला रहा हूँ। अभी हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सारा देख रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रखा है इस क्वेश्चन में देखते हैं। एक बोल रहा कि 100 न्यूटन का कोई मास है, चलो कोई बॉल मान लो, एक बॉल है जो कि फॉल थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर ओवर दी कमिंग एटमॉस्फेयर ड्रैग रेजिस्टेंस ऑफ 5 न्यूटन, व्हाट इज द वर्क डन। एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। आप मान लो एक 2 तल्ला मकान है, आप छत में आप खड़े हो, और एक बॉल है, कोई एक सामान है, बॉल नहीं मान लो कोई पत्थर है जो कितना का है आपका 100 न्यूटन का है, इसको आप ऊपर से फेंक रहे हो। जब ये बॉल नीचे से गिरेगा तो नीचे गिरेगा तो ऑब्वियसली बात है कि भाई वो थोड़ा सा हवा के चलते रेजिस्टिंग फोर्स लेगा, ड्रैग फोर्स लेगा, यानी कि ऊपर तरफ से एक फोर्स लेगा जो उसको रोकने का ट्राई करेगा। बात समझ में आया कि नहीं। तो वो रोकने का ट्राई करेगा, और वो कितना लग रहा है मेरा रेजिस्टेंस फोर्स जो लग रहा है एयर के चलते वो 5 न्यूटन का लग रहा है। और यहाँ से एक मेरा बॉल गिर रहा है, ऊपर तरफ से बॉल गिर रहा है कितना से मेरा 100 न्यूटन का, और ये भी इसका जो हाइट दिया गया था कितना मीटर से गिराया जा रहा है, तो ये आपका दिया है कितना दिया था 10 मीटर दिया गया है, 10 मीटर हाइट दिया। तो वर्क डन कितना होता, कुछ नहीं है आपको, ये तो बच्चा लोग पढ़ता है कि वर्क क्या हो जाता है। वर्क होता है सर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बात वही है ना। तो यहाँ पे फोर्स हम लोग क्या लेंगे, रेजिस्टिंग फोर्स ले लेंगे, रेजिस्टिंग फोर्स लेंगे इनटू डिस्टेंस ले लेंगे, डिस्प्लेसमेंट की जगह में डिस्टेंस ले लेंगे, राइट। ओके, तो यहाँ मुझे क्या है रेजिस्टिंग फोर्स कितना दिया हुआ है, तो फोर्स मुझे 5 दिया हुआ है। देखो यहाँ पे रेजिस्टिंग फोर्स कितना दिया 5 न्यूटन दिया गया है, एंड डिस्टेंस कितना दिया 10 दिया गया है, तो यहाँ पे 10 पुट कर देंगे, बस 50 आ गया। और मेरा क्या निकलना था न्यूटन मीटर इज द आंसर, या फिर आप जूल बोल लो, क्योंकि वर्कडन को हम लोग या तो जूल यूनिट से लेते हैं या फिर न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर को ही हम लोग जूल बोलते हैं, बात समझे। क्योंकि देखो वर्क इक्वल टू क्या था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का क्या था न्यूटन और डिस्टेंस क्या गया था मीटर, तो यूनिट क्या हो गया मेरा न्यूटन मीटर, और इसी को हम लोग न्यूटन मीटर को ही जूल बोलते हैं एसआई यूनिट में, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। तो एसआई यूनिट में क्या बोलते हैं हम लोग इसको, ये चीज़। तो बस खत्म, कोई दम नहीं था क्वेश्चन पे। तो इस तरह का सारा क्वेश्चन रहेगा, अगर मैं बताऊंगा तो सभी आपको इजी लगेगा समझा के, ठीक है, जितना भले टाइम लगे, बट मैं किसी को भी स्किप नहीं करूंगा, सारे को मैं बता के चलूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्या बोल रहा है कि स्टीम कंडेंसर है। अच्छा, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द स्टीम ऑफ एयर इज दिस बार एंड दिस बार, ओके रिस्पेक्टिवली द कंडेंसर प्रेशर इज। चलो ठीक है भाई, यहाँ पे बोल रखा है कि भाई एक स्टीम कंडेंसर है जिसका पार्शियल प्रेशर ऑफ स्टीम एंड एयर, यानी कि एक बात कर रहे स्टीम का और एक एयर का, दोनों का मेरा प्रेशर दिया गया है। तो बताना कि कंडेंसर का प्रेशर क्या होगा। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा डाल्टन लॉ से, ठीक है। मैंने कहा अच्छा वहाँ पे मैं बेसिक कॉन्सेप्ट में इस चीज़ को भी लिख दे रहा हूँ, अभी शुरू में जो बता रहा था आपको, एक सेकंड यहाँ पे मैं बेसिक कॉन्सेप्ट में यहाँ पे और एक चीज़ को कर दे रहा हूँ। डाल्टन लॉ भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि डाल्टन लॉ से भी यहाँ पे न्यूमेरिकल है, डाल्टन्स लॉ। अच्छा डाल्टन लॉ होता क्या है,
डाल्टन लॉ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, 1 मिनट, कौन सा था क्वेश्चन हम लोग का, 8 नंबर था। ओके, डाल्टन लॉ होता क्या है सर? तो डाल्टन लॉ ये कहता कि टोटल प्रेशर एक्सर्ट बाय अ मिक्सचर ऑफ गैस इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द मिक्सचर। मतलब जो P रहेगा वो आपका जो सम अप रहेगा पार्शियल प्रेशर उसका सम अप रहता है, यानी कि P1 प्लस P2 प्लस P3 रहेगा। कहने का मतलब ये है कि कोई भी जो कोई मिक्सचर ऑफ गैस है उसका जो टोटल प्रेशर होता है वो जितने भी पार्शियल प्रेशर हो जाता है सबको जोड़ के लाते हैं। तो ये कहता मेरा डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ओके, तो मुझे यहाँ पे P किसका निकालना, कंडेंसर का बोला, तो P कंडेंसर, तो P कंडेंसर क्या हो जाएगा, P स्टीम का जोड़ दो और P एयर का जोड़ दो, बस। कोई था इसमें कुछ भी है, कोई 30 मार खां वाला चीज़ नहीं है। 0.06 प्लस 0.007 बस जोड़ दिए, कितना आ जाएगा, 0 × 7 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो बस ये आ जाएगा मेरा बार, प्रेशर में है तो बार में यहाँ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी बार में यूनिट दिया गया था। अब बोलेंगे बार में क्यों है सर? बार में यूनिट दिया गया है ना बाबू। अगर बार में अगर इसको पास्कल में बोलता तो 0.0667 इंटू 10⁵ कर देते हैं, तो बस ये कन्वर्ट हो जाता है मेरा पास्कल पे। समझ आया कि नहीं? तो आप जिस तरह का बोलेगा उस तरह का हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। बट यहाँ पे बार पे बोला है तो आप बार तक ही आंसर रखो, ये आ गया आंसर। तो इसमें कुछ नहीं था, क्या किए, इसका प्रेशर और इसका प्रेशर को हम लोग जोड़ दिए, स्टीम का प्रेशर को जोड़ दिए जो कि 0.6 दिया गया था, 0.06, और आपका एयर का प्रेशर को जोड़ दिए, बस। तो कुछ नहीं है, बस आपको एक बार समझ में आ जाएगा ना तो आप फोड़ दीजिएगा। तो आप न्यूमेरिकल भी अभी तक जो हिचकिचा रहे थे वो भी आपका खत्म हो जाएगा। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मैकेनिकल से है तो। अगर आपको जॉब सच में आपको चाहिए और इजीली तरीका से चाहिए, एक लिमिट चीज़ को पढ़ के आपको क्रैक करना है, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं वो सारे स्टूडेंट तक पहुंचना चाहता हूं जो कि फाइनेंशियल के चलते दिल्ली में जाकर पढ़ना, और वैसे भी कोविड के चलते कोई जा नहीं पाता है, तो जो घर में बैठ के पढ़ना चाहता है, पैसा का प्रॉब्लम है, तो यहाँ से मेरे द्वारा जो है आप आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 9th नंबर में। क्या बोला गया है 9th नंबर? एक बोला गया कि न्यू टेम्परेचर स्केल है। अब देखो टेम्परेचर स्केल मैंने कहा था पायरोमीटर ये सबसे भी आता है, तो उससे मैं क्वेश्चन करा दे रहा हूँ ताकि आप लोग को उससे भी फंसिएगा नहीं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टेम्परेचर स्केल इन डिग्री एन इज टू बी डिफाइंड, द बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग ऑन द स्केल आर दिस एंड दिस। ये बॉइलिंग टेम्परेचर और फ्रीजिंग टेम्परेचर दिया गया है 400 न्यूटन, न्यूटन नहीं है, सॉरी यहाँ न्यूटन नहीं है, जैसे आपका डिग्री सेल्सियस होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, उस तरह एन मान लिया गया है। देखो डिग्री एन बोला यहाँ पे, जैसे डिग्री सेल्सियस और डिग्री एन, तो यहाँ पे 400 डिग्री एन दिया और 10 एन दिया, कंफ्यूज करने के लिए इस तरह का क्वेश्चन देता है। तो बोला कि एक न्यू टेम्परेचर इसका 60 डिग्री सेल्सियस जो होगा उसके करस्पॉन्डिंग क्या आएगा टेम्परेचर। तो ये चीज़ आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दम है भाई। देखो पहले तो आपको मैं एक फ़ोटो दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ लाया हूँ आप लोग को दिखाने के लिए, जो कि आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे चीज़ देखो, ये होता है मेरा सेल्सियस, यहाँ होता है मेरा केल्विन, ये होता है मेरा फ़ारेनहाइट। तीनों जो होता है वो टेम्परेचर स्केल मापने के लिए काम आ जाता है मेरा। तो स्केल में अगर बात करें, सॉरी सेल्सियस में अगर बात करेंगे तो स्केल में कितना जाता है 100 तक जाता है। मतलब सेल्सियस में स्टार्ट होता है मेरा 0 से। देखो यहाँ पे फ्रीजिंग टेम्परेचर दिया गया है, फ्रीजिंग मतलब 0 में मेरा फ्रीजिंग होता है, हम लोग जानते हैं ना बर्फ़ कितना में अब मेरा जमने लगता है 0 में, और बॉयल कितना में होता है वाटर मेरा 100 में, तो वही सेल्सियस फॉलो करता है। बॉइलिंग टेम्परेचर 100, फ्रीजिंग टेम्परेचर 0, यानी कि इन दोनों के बीच में डिवीजन कितना है, डिवीजन तो 100 डिवीजन है, 100 0 से लेकर 100। केल्विन का बात करेंगे तो इसका फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है आपका 273, और अगर बात करेंगे बॉइलिंग तो 373। 100 का यहाँ भी 100 का डिवीजन रहता है। कितना का डिवीजन रहता है, यहाँ भी 100 का डिवीजन, यहाँ भी 100 का डिवीजन। अगर बात करेंगे हम लोग फ़ारेनहाइट का, तो फ़ारेनहाइट में स्टार्ट होता है आपका 32, यानी फ्रीजिंग होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से, और ये बॉयल करता है आपका 212। यहाँ पे 180 का डिफरेंस आता है। देखो 32 जोड़ के तो 2 आया, 8 आएगा, 10 आएगा, 1 आएगा, 212। तो कितना का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में डिवीजन रहता है वो 180 का डिवीजन रहता है फ़ारेनहाइट का, ठीक है। और ये एब्सोल्यूट जीरो का बात करें, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कितना हो जाता है, तो ये आ जाता है -273, ये 0 में आ जाता है, इसमें -460 में आ जाता है। इसके अलावा एक आपका रेंडर भी कुछ करके होता है, रोमन होता है, रोमर शायद, तो वो बहुत ही कम पूछता है, इसीलिए मैं उसको नहीं बता रहा हूँ, बट उसको जाने दीजिए। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ मैं क्यों इस चीज़ को बताया, यहाँ पे इसके बीच में एक रिलेशन हो जाता है जो आपको पूछता है, वो रिलेशन मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आ जाता है। बहुत कोई बोलता है सर ये आता नहीं है, याद नहीं होता है। देखो मैं इतना मस्त बताऊँगा कि इसके बाद लाइफ भर आप कभी भूलोगे नहीं। क्या है सर बता दीजिए। देखो ये सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सेल्सियस लेंगे, जो है क्या है सबसे पहले सेल्सियस, तो सेल्सियस यहाँ लिख लो। इसके बाद मेरा क्या है यहाँ पे केल्विन है, तो यहाँ पे आप मान लो केल्विन ले लो। फिर क्या है फ़ारेनहाइट है, तो यहाँ पे हम लोग फ़ारेनहाइट ले लेंगे। इसके बाद माइनस क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट, माइनस करेंगे क्या है फ्रीजिंग पॉइंट लेंगे। इस यहाँ भी माइनस करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट लेंगे, यहाँ भी माइनस करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट लेंगे,
ठीक है। और डिवाइड हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिवीजन करेंगे। डिवीजन, कितना डिवीजन है उस चीज़ को हम लोग लिखते हैं। नीचे क्या करेंगे हम लोग, डिवीजन कर देंगे। कितना डिवाइड में बांटा गया, यहाँ भी क्या करते हैं, डिवीजन करेंगे। और ये सब में हो जाएगा इज इक्वल टू, बस यही आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, डिग्री सेल्सियस जो भी है, डिग्री केल्विन और डिग्री फ़ारेनहाइट, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और नीचे में डिवीजन। अब देखो कैसे आप लोग को बन जाता है। सेल्सियस से स्टार्ट करते हैं, डिग्री सेल्सियस माइनस फ्रीजिंग पॉइंट कितना है भाई, 0 में है तो -0 कर दो। चलो भाई कर दिए। डिवीजन कितना में किया गया, 100 में किया गया, 100 डिवीजन है, 100 है, चलो ठीक है। केल्विन का बात करें, केल्विन माइनस फ्रीजिंग पॉइंट कितना केल्विन का, 273 है, माइनस कर मतलब यहाँ 273 कर दो। केल्विन माइनस 273, कितना डिवीजन है भाई, यहाँ भी 100 डिवीजन है। फ़ारेनहाइट का बात करें, फ़ारेनहाइट में कितना डिवीजन होता है, मतलब पहले तो फ्रीजिंग पॉइंट देख लो 32, तो -32 एंड डिवाइडेड डिवीजन कितना होता है, मैंने कहा था 180 का डिवीजन यहाँ आता है। यहाँ पे 100 का होता है, यहाँ पे 100 का होता है, तो यहाँ आ जाएगा 180। यहाँ से 0 खत्म, यहाँ से 0 खत्म, 0 खत्म, इसका करेंगे हाफ 5 और इसका आएगा 9, तो क्या आ जाएगा सेल्सियस। तो यहाँ पे 0 को कुछ लिख के फायदा नहीं, तो C-5 और C डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू K-273 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू F-32 डिवाइड बाई 9। और यही आपसे फॉर्मूला पूछता है। अब यहाँ पे कोई चीज़ आपको वैल्यू दे देगा कि सेल्सियस इतना दिया हुआ है, केल्विन में कन्वर्ट करके दिखाओ, तो इन दोनों का यूज करेंगे। ठीक है, इन दोनों का यूज कब करें, मान लो बोलेगा कि 30 डिग्री सेल्सियस में बताओ कि 30 डिग्री सेल्सियस में फ़ारेनहाइट में कितना होगा, तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे क्या, 30 डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाय करेंगे 5 इज इक्वल टू करेंगे K, अगर फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो F-32 डिवाइड बाई 9, तो यहाँ से मेरा F निकल गया। अगर केल्विन पूछेगा तो केल्विन निकालेंगे, कुछ भी यहाँ से आएगा। तो ये चीज़ को आप लोग को ये वाला चीज़ एकदम ध्यान में रखना है। अब देखो इसी बेसिस में इस क्वेश्चन को मैं कैसे बनाता हूँ, और ये वाला चीज़ भी मैं बताना चाह रहा था कि प्रेशर हाइट के साथ से जैसे जैसे हम लोग एल्टीट्यूड यानी हाइट देते जाते हैं, मेरा प्रेशर घटते जाता है। इसलिए आप देखते हैं कि जो पर्वतरोही लोग रहता है, जो आपका हिमालय वगैरह चढ़ता है, साथ में कैरी करते जाता है एक ऑक्सीजन सिलेंडर, क्योंकि ऊपर जाते जाते मेरा ऑक्सीजन का लेवल घटता है, प्रेशर घटते जाता है, तो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है। और जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे मेरा प्रेशर क्या हो जाता जाए, बढ़ते जाएगा। ठीक है, ऊपर जाएंगे हाइट जाएंगे तो मेरा प्रेशर घटता है, अगर मेरा हाइट घट रहा है तो प्रेशर मेरा क्या हो जाता है, बढ़ता है। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। ओके, तो नेक्स्ट बैक टू दी आवर न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिस वन। तो अब देख लेते हैं भाई ये भाई साहब यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोल रहा है। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे देख लिए थे, क्या था मेरा यहाँ पे था C-5 निकाले थे इज इक्वल टू F-32 होता है फ्रीजिंग, डिवीजन में 9 आ गया था, और केल्विन -273 होता है, डिवाइड बाई इसमें भी 5 आ गया था, क्योंकि 100 डिवीजन था, कटा था 10 से मेरा, तो ये चीज़ आ गया मेरा। चलो ये तो हो गया मेरा रिलेशन। यहाँ पे देखते हैं हम लोग दिया क्या क्या है। तो यहाँ पे एक मेरा n दिया गया है, तो n करेंगे। ठीक है, n दिया गया है, चलो ठीक है भाई, n यहाँ लिख दिए। और माइनस मेरा देखो डिवीजन कहाँ से कहाँ तक दिया गया है, 400 से लेकर यहाँ पे 10 तक बोला गया है। एक सेकंड, यहाँ पे क्वेश्चन मेरा सही तो है ना, यस 10 एंड 100 एंड एक सेकंड यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है। ये आपका 400 n से लेकर मतलब डिग्री n से लेकर 100 n तक है। कितना से है, मैं यहाँ पे मिटा के लिख देता हूँ, 1 मिनट, एंड 100 डिग्री n, तो 400 से लेकर 100 तक है। तो भाई ये बेसिकली जो है 400 क्या है ये आपका, तो भाई 400 आपका बॉइलिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। और ये आपका 100 क्या दिया, ये आपका दिया फ्रीजिंग पॉइंट दिया है, फ्रीजिंग पॉइंट दिया है। तो इस टेम्परेचर स्केल के लिए क्या हो जाता है, शुरू में लिखते हैं n, जो भी हमारा रहता है, तो n जैसे डिग्री सेल्सियस लिखते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट लिखते हैं, तो डिग्री n लिख दिए, माइनस करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट मेरा क्या है, तो फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पे 100 दिया गया है, तो 100 यहाँ लिख दो ऊपर में। नीचे में क्या लिखते हैं, डिवीजन, डिवीजन कितना है भाई, 400 से फ्रीजिंग बॉइलिंग हो रहा है, 100 मेरा हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस हम लोग देखेंगे तो 300 मेरा निकलेगा। तो डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं 400 माइनस 100, यहाँ से डिवीजन मेरा निकल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं डिग्री सेल्सियस का, क्योंकि एक डिग्री सेल्सियस दिया है। तो डिग्री सेल्सियस क्या करते हैं, सबसे पहले डिग्री सेल्सियस लिखते हैं कि डिग्री सेल्सियस माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, मुझे पता है कि सर फ्रीजिंग पॉइंट C का जो 0 होता है, 0 कर देंगे। वैसे डायरेक्ट हम लोग 5 भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे कटेगा नहीं पूरी तरह से। और डिवीजन, डिवीजन कहाँ से करेंगे सर, बॉइलिंग होता है 100, आपका बॉइलिंग मैंने कहा था ना, डिग्री सेल्सियस में क्या रहता है, फ्रीजिंग पॉइंट रहता है मेरा 0 और मेरा बॉइलिंग पॉइंट होता है 100, तो 100 माइनस 0 कर देंगे, बस इसी को कैलकुलेट करेंगे, कुछ भी नहीं है भाई। यहाँ पे क्या किए देखो, ध्यान से देखो, फिर से देख लो बस भाई। एक न्यूटन मेरा आ जा रहा बार बार n से, तो मेरा डिग्री n दिया गया है, तो हम लोग ऊपर में लेते हैं क्या है, मैंने कहा था ऊपर में लेते हैं हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट मेरा 100 दिया गया, तो 100 पुट कर देंगे। नीचे में लेते हैं डिवीजन, तो 400 में से 100 घटाएंगे, तो घटा दिए, डिवीजन 300 आ गया।
और अब मेरा आ जाता है डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस का मेरा फ्रीजिंग पॉइंट पता 0 हो जाता है, और दोनों के बीच में डिफरेंस कितना रहता है 100 - 0 मतलब 100 का होगा। बस इसको हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं। तो n - 100 डिवाइड बाय जाएगा 300 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस माइनस आ जाएगा मेरा 100। 0 0 खत्म, 0 0 खत्म, तो क्या बचा n - 100 इज इक्वल टू 3 डिग्री सेल्सियस। तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, जब इधर लाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा मेरा 280। एक सेकंड, क्या मैं यहाँ पे कोई गड़बड़ कर रहा हूँ? एक सेकंड, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस मेरा दिया हुआ 60, तो आपको डिग्री सेल्सियस की जगह में 60 पुट करना पड़ेगा। एक सेकंड, ये मैं चीज़ को भूल गया, तो यहाँ पे चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग पुट कर लेते हैं, क्या ही बड़ी बात है। तो डिग्री सेल्सियस की जगह में यहाँ वैल्यू मेरा दिया गया, कितना दिया 60 दिया है, तो 60 - 0 डिवाइड बाई 100 - 0। ओके, तो हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो आ जाएगा यहाँ पे n - 100 डिवाइड बाई यहाँ पे 0 0 कटा था, यहाँ भी कट गया है, तो 3 इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाई कुछ नहीं बचा, ये तो पूरी तरह से खत्म हो गया, तो ओनली 60 आया। तो n - 100 इक्वल टू 60 × 3, और n इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, इससे करेंगे तो 180 आ जाएगा, और माइनस करेंगे 100 तो कितना हो जाएगा मेरा, प्लस आ जाएगा सॉरी, तो आ जाएगा 280। तो 280 क्या आ जाएगा n इक्वल टू, यानी डिग्री n, तो n इक्वल टू निकल जाएगा ये मेरा आंसर। तो बस कुछ नहीं था, बस वही वाला चीज़ है, ये डिग्री सेल्सियस कुछ भी रहे, डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट लेना है, और नीचे में डिवीजन लेना है, मतलब हायर माइनस लोअर, तो डिवीजन पता चल जाएगा। यहाँ से आपको कोई भी आपको आएगा क्वेश्चन तो बन जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा एसएससी वगैरह में पूछा जाता है, ठीक है, और गेट वगैरह में भी पूछा 1-2 बार। चलो क्वेश्चन नंबर 11 कितना है मैं बता देता हूँ, आपका 13 है मात्र, और 1-2 क्वेश्चन है, आप लोग धीरज रखिए। ये क्वेश्चन को आप रिवीजन कीजिएगा दिन भर 1-2 दिन तक, फिर नेक्स्ट आपका क्लास आएगा, ठीक है। और आपका समझ लो कि आज एक लेसन कंप्लीट हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, बोला गया है कि एक आपका दिया गया है 3 mm, 3 आपका वॉल्यूम ये दिया गया है मीटर क्यूब, वेसल कंटेन एयर एट 140 किलो पास्कल एट 28 डिग्री सेल्सियस। इतना टेम्परेचर पे जो है एक वेसल है, मान लो कोई गैस सिलेंडर है, वो इतना वॉल्यूम रखा हुआ है, इतना प्रेशर के साथ, इतना डिग्री टेम्परेचर के साथ। एयर इज पंप इनटू द वेसल, हम लोग अब उसमें एयर डाल रहे हैं, उस जो वेसल है उसमें एयर डाल रहे हैं। कब तक डाल रहे हैं, जब तक कि प्रेशर उसका 3.5 मेगा पास्कल ना हो जाए, ठीक है, 3.5 मेगा पास्कल ना हो जाए तब तक उसको डालेंगे। और टेम्परेचर कितना हो जा रहा है 28 से लेकर 50 तक, इतना बढ़ गया, क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर ही बढ़ा। तो आपको बताना कि इनिशियल मास ऑफ द एयर वेसल एंड एडिशनल मास ऑफ द एयर पंप कितना है, कितना होगा, इस चीज़ के बारे में यहाँ पे आपसे पूछ रहा है। तो चलो हम लोग देख लेते हैं। ये थोड़ा सा आपका लगेगा, मतलब ये भी कुछ नहीं है, वैसे कोई कुछ नहीं है। देखो आप लोग को हड़बड़ाना नहीं है, क्या क्या दिया सबसे पहले हम लोग उसको हम लोग लिखते हैं। तो सर यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है आपका वॉल्यूम, कितना दिया 3 मीटर क्यूब। वॉल्यूम क्या हो जाता है, एरिया इंटू लेंथ इंटू सॉरी लेंथ इंटू ब्रेंथ इंटू हाइट, यानी कि मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। एरिया क्या हो जाता है भाई, एल इंटू बी इंटू एच होता है ना, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर तो हो जाता है मीटर क्यूब। इसीलिए हम लोग वॉल्यूम का क्या लेते हैं, वॉल्यूम का लेते हैं मीटर क्यूब, वॉल्यूम का लेते हैं मीटर क्यूब, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, समझ आया, इसीलिए मीटर क्यूब लेते हैं वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम मेरा दिया गया है 3 मीटर क्यूब। चलो आगे और क्या दिया हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आगे दिया है आपका 140 किलो पास्कल, मतलब प्रेशर दिया है। तो P1 मेरा दिया हुआ है, जब मेरा प्रेशर नहीं बढ़ाए तो उससे पहले, यानी P1 टेम्परेचर 140 किलो पास्कल। तो किलो पास्कल में हमको लग रहा है आंसर चाहिए ना, किलो पास्कल में दिया, चलो ठीक है। टेम्परेचर भी मेरा दिया हुआ T1 टेम्परेचर कितना दिया आपका 28 डिग्री सेल्सियस। कन्वर्ट करेंगे 273 जोड़ देंगे सेल्सियस में, तो कितना आ जाएगा 83 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 729 और एक 0 आ जाएगा, और यहाँ 3 आ जाएगा, मतलब 301 केल्विन। तो टेम्परेचर भी मेरा केल्विन में मिल गया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनिशियल मास ऑफ एयर इन वेसल। अब देखो यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए, यहाँ पे मास भी चाहिए, क्योंकि हम लोग PV = MRT यहाँ तो लगा ही सकते हैं। मैंने कहा था थर्मोडायनेमिक्स में ये रूल लगाएंगे। तो हम लोग को मास तो नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पे देखो इनिशियल मास पूछा है, तो मास के लिए यही फॉर्मूला से ला सकते हैं, यही एक तरीका है कि मुझे प्रेशर पता है, वॉल्यूम पता है, टेम्परेचर भी पता है। तो चलो भाई लाओ, और आर मुझे पता है कि मैंने कहा था PV = MRT में जो आ रहा था वो होता है गैस कांस्टेंट। क्या हो जाता है, गैस कांस्टेंट। और इसका वैल्यू कितना हो जाता है, इसका वैल्यू हो जाता है 0.287। कितना हो जाता है मेरा 0.287 हो जाता है, जो कि यूनिट हम लोग क्या लेते हैं, किलो जूल पर केजी में लेते हैं। ये जब 0.287 लेंगे तो हम लोग किलो जूल पर केजी में लेंगे। लेकिन अगर मेरा रहेगा यही चीज़, चलो मैं बता ही देता हूँ यहाँ पे। तो मैं फिर थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ आप लोग के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊँगा यही दोनों के रिलेटेड। चलो देख लो, एक मैंने बताया था PV = MRT, एक बताया था PV = NRT। मैंने ये बताया था कि PV = NRT में ये मास होता है, और इसके लिए आपका मोल होता है। ये जो होता है मेरा कहाँ पे, ये जो होता है आपका, एक सेकंड, ये होता है आपका केमिस्ट्री में,
और ये हो जाता है मेरा थर्मोडायनेमिक्स में। और यहाँ पे जो आर रहता है, यहाँ पे देख लो, ये जो आर है ये आपका क्या हो जाता है, गैस कांस्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, ये मेरा गैस कांस्टेंट। और गैस कांस्टेंट कितना हो जाता है, ये हो जाता है आपका 287 जूल पर केजी केल्विन। अगर इसको हम लोग किलो जूल में लिखना है तो लिखते हैं 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन, राइट। एंड अगर ये एन का बात करेंगे, ये जो आर है ये आर बार हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, तो ये जो आर बार है, आर बार ये क्या हो जाता है, ये होता है मेरा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या हो जाता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आप लोग पूरा लिख में शॉर्ट में लिखा यूनि लिख देता हूँ। और इसका वैल्यू कितना हो जाता है, इसका वैल्यू आपका हो जाता है लगभग 8.314 जूल पर मोल केल्विन। तो दोनों में ये डिफरेंस रखते हैं ध्यान, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। बात समझ में आया। वैसे इसके बीच में रिलेशन भी हो जाता है, वो मैं बात बताऊंगा, वो बहुत सारा चीज़ रिलेशन हो जाता है, तो वो बाद में मैं आपको बताऊंगा। तो ये आप लोग यहाँ पे लिख दिए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग न्यूमेरिकल की ओर। चलो तो हम लोग यहाँ पे क्या देख लेते हैं कि भाई यहाँ पे V1 जो है इनिशियल आपका वॉल्यूम दिया गया है, इनिशियल प्रेशर दिया गया है, आपका इनिशियल टेम्परेचर दिया गया है, उसको हम लोग केल्विन में कन्वर्ट कर भी लिए। तो अब हम लोग निकालना है कि भाई मास, यही तो बोला है इनिशियल मास, तो मैं लगा दूंगा PV = mRT। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मास निकालना m1, तो P1 यहाँ करेंगे P1 V1 = m1 R1 T1। तो m1 निकालना तो क्या जाएगा, P1 V1 वहीं रहेगा, और ये जो आपका R है ये नीचे चल जाएगा और T1 भी नीचे चल जाएगा। P1 मुझे पता है 140 दिया गया, पुट कर दो यहाँ पे। वॉल्यूम मेरा 3 दिया गया है। R का वैल्यू मुझे पता 2.87 मैंने अभी जस्ट बता दिया। और T1 कितना आ गया है मेरा, ये आ गया 301। इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो यू विल गेट 4.862 kg, क्योंकि मास है तो मास केजी में आएगा। तो भाई पहला मास तो मेरा आ गया। अब मुझे सेकंड मास भी फाइंड करना है, सेकंड मास। तो सेकंड मास के लिए भी सेम ही तो होगा ना। क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ आ जाएगा P2 V2 डिवाइड बाय R × T2। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे P2, तो PT का वैल्यू मेरा कितना दिया गया यहाँ पे, क्या P2 मेरा दिया गया, हाँ दिया गया 3.5। तो P2 = क्या दिया गया 3.5 मेगा पास्कल। भाई मेगा पास्कल ने हमको किलो पास्कल में चाहिए, तो पहली बात तो इसको करेंगे 3.5 इंटू करेंगे 10⁻3, ठीक है, किलो पास्कल, क्योंकि मेगा यानी 10⁻3 कर दी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे और क्या करेंगे हम लोग, तो और यहाँ पॉइंट से हटेगा, यहाँ 0 कटेगा, 1 से 1 कटा, तो क्या आया 35 सॉरी इसको अच्छा से मैं लिख देता हूँ। आया यहाँ पे कितना, 0 से 0 कटा तो 35 इंटू 10⁻2 आया, और किलो के जगह में पुट करेंगे 10 फिर से 3 तो पास्कल। तो यहाँ क्या आ जाएगा 35 इंटू 10⁵ पास्कल, इतना आ गया। और अगर किलो पास्कल में लिखते हैं तो क्या आ जाएगा 35 इंटू 10⁻² या भी 10⁻², यह आ गया मेरा किलो पास्कल। तो ये हम किलो पास्कल में इतना मेरा आया। तो बस इसको हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 35 और 2 0 था तो 2 0 पुट कर दिए। V2 कितना मेरा दिया गया है, तो V2 जो है, एक सेकंड में देखता हूँ यहाँ पे क्या V2 हम लोग निकालें अभी तक। तो V2 यहाँ पे आपका जो है वो आपका चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे एयर में जो है, देखो ये मेरा वेसल जो था, इसे हम लोग प्रेशर देके इसका प्रेशर को इंक्रीज किए और मेरा टेम्परेचर को भी इंक्रीज किए। वॉल्यूम तो मेरा इतना था, तो यहाँ पे मेरा वॉल्यूम जो है वो मेरा कांस्टेंट है। तो यहाँ पे V1 = V2 है, ठीक है। तो यहाँ पे V2 भी कितना हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा मीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 3 ही आ जाएगा। एंड R का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे फिर से वही 287 इंटू T2 टेम्परेचर का बात करेंगे तो T2 टेम्परेचर मेरा यहाँ दिया हुआ था 50। तो यहाँ पे T2 = क्या आ जाएगा, 50 में करेंगे 273 जोड़ देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा, जो जोड़ेंगे तो यू विल गेट योर 30 आ जाएगा 72 आ जाएगा यहाँ पे, तो 323 केल्विन। तो यहाँ पुट करेंगे हम लोग 323। इसको आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा, ये बहुत टाइम ले जाएगा, मैं बता डायरेक्ट 113,267 kg आ जाएगा। तो मास कितना रिक्वायर्ड कर रहा है, मास तो यहाँ निकालना आपको। देखो पूछा क्या गया है, डिटरमाइन द इनिशियल मास। तो हम लोग यहाँ पे एक आंसर तो ले आए, इनिशियल मास मेरा कितना था, इतना था, ये मेरा मास आ गया। एन एयर वेसल एंड एडिशनल मास ऑफ द एयर सप्लाइड, एडिशनल कितना मास दिया गया, तो एडिशनल मास क्या होगा, इनिशियल और फाइनल का डिफरेंस। तो फाइनल में मेरा मास कितना था, इतना निकला है। तो अगर एडिशनल मास मेरा पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे तो कर देंगे m2 - m1, यहाँ कर देंगे एडिशनल मास। तो एडिशनल मास मेरा m2 - m1, तो m2 मेरा क्या 113.267 माइनस कर देंगे हम लोग 4.862, तो यहाँ आंसर आपका आ जाएगा 108.4 kg। ये मेरा एडिशनल मास दिया गया था। तो ये विल गेट दिस मान आंसर। क्या किए हम लोग, कुछ भी नहीं यहाँ पे किए,
मैं थोड़ा बता दिया बहुत सारा चीज़ को, इसीलिए सिंपल V1 दिया गया था, वॉल्यूम मेरा कांस्टेंट चेंज नहीं हो रहा, तो V2 भी दिया गया था, वही सेम मेरा था। P1 प्रेशर मेरा इतना दिया गया था, बात समझ में आया कि नहीं? ओके। एंड अगर बात करेंगे यहाँ पे P2 प्रेशर, तो P2 प्रेशर यहाँ से हम लोग निकाल इतना दिया गया था, T1 मेरा इतना दिया गया था, T2 दिया गया, सब दिया गया, V1 V2 P1 P2 T1 T2। हम लोग भाई गैस लो लगा दिए, PV = MRT। यहाँ से मास हमको निकालना, तो मास निकालनी है, पहला मास सेकंड वाला मास निकाल दिया, दोनों के बीच डिफरेंस ले, 10 चीज खत्म, तो कुछ भी नहीं था। ओके, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्या बोला गया है यहाँ पे, देखिएगा क्वेश्चन में, द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर द ट्राई एटॉमिक गैस। तो ट्राई एटॉमिक गैस के लिए, अच्छा एक चीज़ आपसे मैं बताओ, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का भी पूछता, मेरा दिमाग में आ गया, मैं वो सारा चीज़ बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट आगे चलकर आएगा। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है वो जान लो, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर 0.01 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आपसे बोला जाए ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, वैसे वो जाने दो, वो हो जाता है -259.340 डिग्री सेल्सियस। बट आप ये याद रखना, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा पूछता है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जाता है ना आपसे, तो कभी भी पूछ सकता है, तो कोई इसका ठिकाना नहीं है, तो यू शुड हैव टू नो दिस। चलो हम लोग आ गए थे इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बात कर रहा था कि स्पेसिफिक हीट ऑफ एट कांस्टेंट वॉल्यूम का बात कर रहा है, मतलब सीपी का बात हो रहा है। एक होता है सीपी, एक होता है सीवी। सीवी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और सीपी क्या हो जाता है, स्पेसिफिक एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ पे सीवी का बात कर रहा है, तो सीवी = मेरा एक रिलेशन हो जाता है आर बार डिवाइड हो जाता है m × γ-1। तो यहाँ से R मुझे पता है, ये क्या आता है, मैंने पहले बताया था यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R बार = तो इसको बताया था 3.814 होता है। M क्या हो जाता है आपका, मोलिकुलर वेट होता है, और मोलिकुलर वेट किसका बात करें यहाँ पे, CO2 का, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन का आपका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। मास कितना होता है, 12 होता है। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। तो 8 दूनी के 16 मास होगा, तो यहाँ पे और 2 है, यानी कि 16 × 2 मैंने 32, तो 32 और 16 कितना हो जाएगा, 44। तो 44 आ गया क्या, मोलिकुलर मास, तो यहाँ जाएगा मेरा 44। और R का वैल्यू कितना, गामा का वैल्यू 1.4 होता है, आपको पता है ना, गामा जो होता है एडियाबेटिक आपका इंडेक्स होता है, इसका वैल्यू 1.4 होता है। एंड आपका N जो होता है पॉलीट्रोपिक होता है, उसका वैल्यू होता है 1.3। आपका जो आइसोथर्मल होता है उसका वैल्यू 1 हो जाता है, और आपका जो आइसोकोरिक होता है इन्फिनिटी हो जाता है, और N का वैल्यू 0 हो जाता है आइसोबारिक वाला में। तो ये PV डायग्राम में हम लोग पढ़ेंगे, सब चीज़ में बताऊंगा आप लोग को, ठीक है। जो PV = N पे पार आपका कॉन्स्टेंट पे सब वेरी करता है, N का वैल्यू 1 2 3 4 जो सब जो होता है वो आपका पॉलीट्रोपिक इंडेक्स में चलता है, तो ये हम लोग पढ़ेंगे बाद में। तो यहाँ पे ये चीज़ को हम लोग गामा का वैल्यू 1.4 वैल्यू पुट कर दिए, जो कि एडियाबेटिक इंडेक्स होता है, -1 कर दिए। तो बस यहाँ क्या आएगा, 8.314 डिवाइड बाई 44 और इंटू 0.4। तो इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको मिलेगा 0.57 और आ जाएगा किलो जूल पर kg मोल केल्विन, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और बाकी ट्राई एटॉमिक, डाई एटॉमिक, मोनोएटॉमिक 3 तरह का होता है, और वो सारा चीज़ को मैं बताऊंगा बाद में, क्योंकि अभी टाइम अगर करेंगे तो बहुत ज़्यादा चल जाएगा, लेवल आपका बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। समझ लो सिंपल, जो हम लोग मोनोएटॉमिक लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन, मोनोएटॉमिक होता है। O2 N2 वगैरह आपका हो जाता है डायएटॉमिक। ट्राइएटॉमिक हो जाता है जैसे कि CO2 NO2, इस टाइप का चीज़ जो होता है ट्राइएटॉमिक है, ये आपका मोनोएटॉमिक है, और ये आपका डायएटॉमिक है, ठीक है। ये सारा चीज़, और ये सारा जो है आपका फ्रीडम डिपेंड करता है आपका, क्या उसको बोलते हैं, चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तो मैं करा दूंगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। अभी हम लोग फोकस करते हैं इधर पे, ठीक है, क्योंकि मैं सब जो बता रहा हूँ ये सब भी बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं वो सब बता दे रहा हूँ जितना इंपॉर्टेंट है, ऐसा बात नहीं। थ्योरी सेक्शन को बताऊँगा तो बहुत लेट हो जाएगा ना, तो मैं सारा वो थ्योरी भी बता दे रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, बात आप समझ रहे होंगे। लास्ट क्वेश्चन है कि वंडरवाल गैस इक्वेशन आप लोग को पता ही वाला पढ़े होंगे, P + A डिवाइड बाई V², जो कि वेलोसिटी होता है, प्रेशर हो जाता है, V - B और इंटू RT, जहाँ पे R क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि बताओ ये आपका R जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो यहाँ पे B जो यूनिट है, ये B क्या है, तो देखो यहाँ पे P + A/V²। तो यहाँ पे प्रेशर में कुछ हम लोग एडिशनल प्रेशर जोड़ रहे हैं, ये मेरे क्या एडिशनल प्रेशर ही है, क्या है, एडिशनल प्रेशर ही ऐड कर रहे हैं। उसी तरह अगर वॉल्यूम का बात करें तो वॉल्यूम में कुछ आपका घटा रहे हैं वॉल्यूम को, तो ये भी मेरा क्या एडिशनल वॉल्यूम को हम लोग यहाँ से, या फिर समझ लो सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं हम लोग वॉल्यूम को, तो ये भी आपका वॉल्यूम है और ये आपका प्रेशर है। तो ये जब भी इस तरह का आएगा कन्फ्यूजन तो कभी करना में। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, SSC JEE में भी पूछा गया है, एंड आपका गेट में भी पूछा गया है, और शायद ESE में ही पूछा गया था, लेकिन ये दोनों तो मुझे पता है पूछा गया है। तो यहाँ पे B क्या यूनिट हो जाएगा आपका वॉल्यूम का, और वॉल्यूम क्या हो जाता है आपका m³/मोल। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका B नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि A/VQ इज सेम एज प्रेशर, सेम एज
प्रेशर यूनिट, उसी तरह इसलिए B सेम एज वॉल्यूम यूनिट। तो ये वाला चीज़ जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग का हो जाता है क्लास खत्म। आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट यानी कि थर्मोडायनेमिक्स का तो बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर था, उससे रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल बन सकते हैं पर टॉपिक वाइज वो सारा को मैं कर दिया हूँ। तो आई होप सो कि आप लोगों को क्लास पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिएगा और प्लीज़ ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि बच्चों को पता चले इसके बारे में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिसको पता बहुत बाद में चलता है। मैं चाहता हूँ कि बहुत कोई पढ़े, तो उसके लिए आप लोग जब तक शेयर नहीं कीजिएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। बात समझ में आएगी? तो इसके लिए आपको शेयर करना है। तो ये मैं बता दें यहाँ पे मोनो एटॉमिक का, मोनो एटॉमिक जो वहाँ पे मैं बता रहा था समय से, ठीक है। मोनो एटॉमिक गैस होता है, एक होता है आपका डाई एटॉमिक गैस, एक होता है आपका ट्राई एटॉमिक गैस। सबका पूछता है आपका एडियाबेटिक इंडेक्स गामा का वैल्यू, ठीक है, जो कि Cp/Cv हो जाता है। तो Cp/Cv, इसका भी Cp/Cv, ठीक है, ये आपको पूछेगा। तो इसका वैल्यू अगर आपसे पूछे तो आपको क्या बोलना है? तो मोनो एटॉमिक का होता है 1.67, डाई एटॉमिक का हो जाता है 1.4 और ट्राई एटॉमिक का होता है 1.33। क्या हो जाता है आपका? 1.33। ये आया कैसे? ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मज़ा आएगा जब मैं आपको बताऊंगा, तो आपको मज़ा आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको पेड कोर्स परचेज करना है, ठीक है, सॉरी पेड कोर्स अगर मुझे मन नहीं, मेरा कभी कभी होता है ना कि ये चीज़ जो नहीं बना है, नहीं पूरा हो रहा, तो मेरा मन ही नहीं मानता। मैं आपको थोड़ा बता ही देता हूँ, क्योंकि नहीं बताऊँगा तो मेरे अंदर जो है ना वो खलबली मचते रहेगा कि ये स्टूडेंट को बताए नहीं। देखो मोनोएटॉमिक की बात करेंगे तो मोनोएटॉमिक में 3 तरह का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। क्या जो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम था, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, जो कि तीनों का तीनों मेरा ट्रांसलेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? मेरा तीनों का तीनों जो होता है वो मेरा ट्रांसलेशन मोशन हो जाता है, ट्रांसलेशन मोशन हो जाता है। तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, गामा इक्वल टू हो जाता है 1+2/x। ये कहाँ से लाते हैं? ये हम लोग लाते हैं आपका जो लॉ हो जाता है, यानी कि जब हम लोग स्पेसिफिक हीट पढ़ते हैं, स्पेसिफिक हीट आपको पता है एक होता है CV हो जाता है, जो कि हम लोग लेते हैं du/dt लेते हैं, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम लेते हैं, और एक CP लेते हैं जो कि लेते हैं DH एंथैल्पी/dt लेते हैं, जो कि प्रेशर मेरा कांस्टेंट रहता है। और इसके बाद हम लोग गामा का जानते हैं, एडियाबेटिक इंडेक्स जो होता है वो Cp/Cv लेते हैं, और यहाँ से हम लोग एक रिलेशन बैठाते हैं R से भी। R इक्वल टू क्या हो जाता है? Cp-Cv हो जाता है। ये आपको सबको चीज़ पता होना चाहिए, R इक्वल टू Cp-Cv, जहाँ पे स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर बड़ा होता है, ठीक है, इसीलिए Cp-Cv लेते हैं, और एडियाबेटिक इंडेक्स गामा इक्वल टू हो जाता है Cp/Cv। तो ये सभी रिलेशन से करके हम लोग एक न्यूमेरिकल एक डेरिवेशन पे आते हैं फाइनली, और फाइनली हमको मिलता है गामा इक्वल टू 1+2/x, और x की जगह में हम लोग पढ़ते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये क्या है? मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो जब हम लोग मोनो एटॉमिक के लिए पुट करते हैं, देखो जब हम लोग मोनो एटॉमिक पुट करते हैं, मोनो एटॉमिक के लिए पुट करते हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने क्या बताया? 3 रहता था, x इक्वल टू 3 आ गया। तो गामा इक्वल टू क्या निकल जाएगा? 1+2/x या फिर 1+2/3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा गामा इक्वल टू 3 करेंगे 3 to 5, यानी कि आ जाएगा 5/3, तब आ जाता है 1.67। इसीलिए 67 मैंने कहा गामा का वैल्यू, एडियाबेटिक इंडेक्स का वैल्यू। जब हम लोग डाई एटॉमिक का बात करेंगे तो डाई एटॉमिक x इक्वल टू क्या आ जाता है? उसमें आपका रहता है 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम डाई एटॉमिक के लिए कितना होता है? 5 रहता है, जिसमें से 3 आपका रहता है रोटेशन, और आपका 3 रहता है आपका ट्रांसलेशन, 3 रहता है आपका ट्रांसलेशन, 2 रहता है रोटेशन, इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है। तो x इक्वल टू क्या आ जाता है? गामा इक्वल टू, तो गामा इक्वल टू हो जाता है, इसको मैं यहाँ पे बताता हूँ, गामा इक्वल टू हो जाता है 1+2/x। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरा 5 निकला x के जगह में, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 1+2/5, तो 5 to 7, यानी क्या आ जाएगा? गामा इक्वल टू 7/5, इसीलिए इसका वैल्यू आ जाता है 1.4। तो डायटोमिक के लिए गामा का वैल्यू 1.4। और जब मोनोएटॉमिक का बात करेंगे तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है किसके लिए? ट्राई एटॉमिक के लिए। तो ट्राई एटॉमिक के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है ये 6 से लेकर 7 तक हो सकता है, और ये डिपेंड करता है मेरा कि भाई ट्रांसलेशन या रोटेशन, ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ बॉन्डिंग में। किस पे डिपेंड करता है? बॉन्डिंग में डिपेंड करता है, ठीक है, डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जब हम लोग गामा का वैल्यू निकालते हैं तो वो मेरा कितना आ जाता है? लगभग हम लोग मान लो 7 ले लेते हैं, तो आ जाता है मेरा 7/5 आ जाता है, तो वो आ जाता है 1.4। तो इसीलिए हम लोग दोनों का वैल्यू जो सॉरी यहाँ पे 7 तो हम लोग पुट करेंगे वहाँ पे ना, तो आ जाता है गामा का वैल्यू 4/3 इसका आ जाता है, तो यहाँ आ जाता है 1.33, ठीक है। और अगर बात करेंगे सबका एग्जाम्पल, तो भी जैसे मोनो एटॉमिक का एग्जाम्पल लेंगे तो आप ले लो हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन। अगर डाई एटॉमिक का बात करेंगे तो डाई एटॉमिक आप ले लो O2,
N2, ये सारा चीज़ हो गया। ट्राई एटॉमिक में बात करेंगे तो जैसे मैंने कहा था CO2 NO2, ये सारा चीज़ है। तो चलिए अब मेरा जो है क्लियर हो गया। चलो मैंने आप लोग को बता दिया ताकि आप लोग ये ना बोलो कि सर आप लोग बताएं तो नहीं, लास्ट में वो चीज़ बोले। एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोग को कैसा वीडियो लगा जरूर मुझे बताइएगा, क्योंकि आप लोग का रिस्पांस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कमेंट करके कि सर आपका क्लास कैसा रहेगा, क्या मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ, इतना लिख के, इतना नोट्स बना के, न्यूमेरिकल को सिलेक्ट करके, सिलेबस के बेसिस में क्वेश्चन लिखा के, टॉपिक वाइज सिलेक्ट करके रहा हूँ, आप लोग को यहाँ प्रॉपर बता रहा हूँ, सिर्फ बता ही नहीं रहा हूँ, पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये सारा चीज़ आप लोग को जब कमेंट करिएगा अच्छा लगेगा तब ना पता चलेगा। तो पहली बात आप लोग लाइक कीजिएगा, क्योंकि ये पेड कोर्स का बाबू मैं फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप लोग अगर प्यार कीजिएगा तो मैं कुछ भी कर सकता हूं आप लोग के लिए। पेड कोर्स फिर भी मैं कम ही करूंगा कि सभी बच्चों तक पहुंचना है, बट मेहनत का फल भी तो मिलना चाहिए ना, मुझे मोटिवेशन भी होना चाहिए। डिमोटिवेट हो जाएगा फिर अब पढ़ाने का मन नहीं करता है। तो आप लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, एंड हाँ शेयर जरूर कीजिएगा प्लीज़। आप लोग शेयर कीजिएगा, इट वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहते हैं कि इंडिविजुअल क्रिएटर हम कुछ करें, वैसे बहुत प्रेशर, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है वो चाहते नहीं हम कुछ करें। आप लोग को पता ही होगा एक बार हम लोग का 2 लाख 3 लाख सब्सक्राइबर के बाद पूरा चैनल खत्म हो गया। तो आप लोग प्लीज़ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मैकेनिकल से हैं तो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड अगर आपको पेड कोर्स वगैरह चाहिए, अगर AJE का प्रिपरेशन कर रहे हो गेट वगैरह के लिए, तो 2 कोर्स आप किसी को भी परचेज कर सकते हो, जिसमें आपको मैंने कहा था 9000 प्लस सोल्यूशन कराया जाएगा पूरा सब्जेक्ट वाइज, और पूरा कंप्लीट सोल्यूशन कराया जाएगा, एकदम हिंदी में कराया जाएगा, इंग्लिश में जिस तरह मैं कराऊंगा बहुत ही आसान भाषा में, और बहुत टाइम से चल रहा है और बहुत ही मिनिमम प्राइस में मिलेगा। तो उसके लिए नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक बना दिया रहेगा, व्हाट्सअप नंबर है मैं बता देता हूँ आपको 8210989049। ट्राई कीजिएगा इवनिंग में या फिर मॉर्निंग में कॉल, या फिर ज़्यादातर व्हाट्सअप कीजिएगा। व्हाट्सअप में रिप्लाई कर दूंगा आपको, कुछ भी आपको डाउट पूछना है पेड कोर्स से रिलेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।